हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। मैंने नेम इज जेवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं गुप्ता के आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में, और साथ ही साथ मैं आपको पोस्ट गुप्ता के बारे में भी पढ़ा दूंगा। पहले सोचा था कि एक अलग क्लास में पोस्ट गुप्ता का कवर करेंगे, लेकिन अब सोचा है कि सारे का सारा एक ही क्लास में घसीट देते हैं भाई, मेरे सब कवर कर देंगे ताकि हमें वेट ना करना पड़े। तो आज जो है बेसिकली हम कंप्लीशन दे देंगे सारे के सारे कंटेंट को, और इसके बाद जो है फिर हमारा जो है नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा जो इसमें एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो वो एक अलग वीडियो में बता दूंगा कि भाई ये वाले लेक्चर्स भी आप पढ़ लेना, वैसे अपलोड ही कर दूंगा तो वहां से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के आज का सेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि इस सेशन से भी लगभग मैं आपको बताऊं तो एक रफ आइडिया आपको देता हूं तो 10 के आसपास सवाल तो आज के सेशन से भी आए हैं। कुल मिला के कहानी में ये बोलना चाह रहा हूं, ये जो गुप्ता और पोस्ट गुप्ता वाला है, अगर मैं इसके सारे सवाल मिला दूंगा, गुप्ता प्लस पोस्ट गुप्ता ये सारा मिला दूं, तो इससे 27 सवाल आए हैं। यानी सबसे टॉप पे जाकर ये चैप्टर बैठ जाएगा अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। तो इस वजह से ये सारे का सारा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो रिसर्च वाली थी, और वो रिसर्च वाली चीजें अगर मैं ना आपको पढ़ाऊं तो फिर तो ये कंटेंट मैं तुरंत खत्म कर दूं। लेकिन वो रिसर्च की जो कंटेंट है ना भाई मेरे, मैं आपको बता रहा हूं, वही इस पूरे सेशन की जान है, वही इसकी पावर है। अगर वो आपने पढ़ लिया तो फिर कोई का माई का लाल जो है कोई भी सवाल उठा के ले आए, आप उसको फोड़ ही डालोगे, ये गारंटी है। ठीक है भाई मेरे, तो आ जाइए फटाफट से। जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे, आप देखिए कि अगर किसी ने अभी तक जो है जीके का रामबाण 4.0 बैच नहीं लिया है, तो आप जो है रामबाण 4.0 बैच को जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको ले लीजिएगा, क्योंकि ये सारे का सारा कंटेंट उसी का पार्ट है। तो यहां से आपका सारी की सारी चीजें कवर हो जाएंगी। चलिए, अब आप देखिए कि सबसे पहले बच्चे बोल रहे थे कि सर मैप भी बता दो, तो मैं आपके लिए एक मैप भी ले आया हूं ताकि आपको एक रफ आइडिया लग जाए। आप देखो कि अगर आप थोड़ा सा ये एरिया देखते हैं, ऊपर वाला है ना, ये एरिया अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, लगभग वाला मैं बता रहा हूं आपको, ये एरिया अगर आप देखते हो मोटा मोटा, तो ये सारा एरिया जो है आपको दिखेगा गुप्तास के अंडर। और जैसे कि मैंने आपको बताया था उस टाइप पे वका टका भी एग्जिस्ट करते थे, तो ये जो एरिया है ये वका टकाओं का एरिया आपको दिखाई देगा। ठीक है भाई मेरे, और फिर छोटा सा एरिया ये साइड में ये क्षत्रप्स का एरिया है। ठीक है, तो कुल मिला के कहानी ये है कि ये तीन जो है मेजर एक साथ एग्जिस्ट किए थे। तो कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हमें मैप में भी बता दीजिएगा, तो ये मैंने मैप में भी बता दिया। और यही जो वका टका है जिसको कि इन लोगों ने, गुप्ता लोगों ने जो है कंट्रोल किया था प्रभावती गुप्ता के थ्रू, आप याद कीजिए, है ना। तो वो सारी कहानी भी हम पढ़ चुके हैं, चंद्रगुप्त टू के टाइम की है। और ये जो खुद कहां से ऑपरेट करते थे, तो इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी पाटलिपुत्रा कैपिटल हुआ करती थी। और बाद में उज्जैन को भी बनाते हैं यहाँ आके, है ना, इधर उज्जैन को भी बनाते हैं, वो सेकंड कैपिटल बनती है, लेकिन मेन जो है इनकी पाटलिपुत्र से ऑपरेट होता था, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब हम यहां पे पढ़ने वाले हैं कि इस टाइम पे क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मैंने पहले बोला थोड़ा रिसर्च वाला कंटेंट है, तो इसको टकाटक मैं पढ़ाता जाऊंगा और आपको उसी एंगल से, उसी लय से इसको पढ़ते जाना है। जय जगन्नाथ भाई, जय जगन्नाथ। आ जाइए फटाफट से। ट्रैकिंग वाला मुद्दा सोल्व हो गया, सारी की सारी हमारे पास आ गई है, आपको सुबह तक सारी मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए, रिलीजियस डेवलपमेंट की मैं बात करता हूं। सबसे पहले आप देखिए कि जैसे मैंने आपको ये नालंदा यूनिवर्सिटी का बताया था कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये कुमारगुप्त वन के टाइम की है भाई मेरे, जिसको बाद में बख्तियार खिलजी जो है तोड़ता है या जलाता है। तो ये इसी काल की है भाई मेरे, गुप्ताओं के काल की ही है। ठीक है, ये मेजर सेंटर था लर्निंग का। बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान जो हैं, यानसांग जैसे, फायान जैसे लोग जो है यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे जो यानसांग है आपका, उसने तो उल्टा वो टीचर के तौर पे भी आया और एक स्टूडेंट के तौर पे भी आया, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये वो वाला पीरियड था जिसके अंदर क्या था, कास्ट सिस्टम को फॉर्मलाइज कर दिया था थ्रू एंडोगेमी। एक ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप देखिए कि गुप्ता लोग जो थे, वैसे तो ये ब्राह्मणिकल सपोर्टर ज्यादा थे, ब्राह्मण समाज को ज्यादा सपोर्ट करते थे, उसी पद्धति पे चलते थे ब्राह्मणिज्म की। लेकिन इन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी धड़ल्ले से सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं किया कि उनको जो है बिल्कुल सपोर्ट ना किया हो, है ना। जब आप अशोक को देखते हैं तो उसने बुद्धिज्म को जैसे फेवरेटिज्म दिया है, लेकिन इन्होंने जो है सबको इक्वली एक तरह से किया है ट्रीट, बट खुद की पद्धति जो है ब्राह्मणिज्म वाली थी। इसके अलावा आप देखिए इनका एक राजा हुआ नरसिम्हा गुप्ता बालादित्य, ये जो है इसने किसको मतलब कि सपोर्ट ज्यादा किया, तो महायान के बुद्धिज्म को इसने सपोर्ट किया। दो आप देखिए कि ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते हैं लेकिन महायान बुद्धिज्म को सपोर्ट कर रहा है। तो उसके लिए इसने क्या किया था, उसके लिए इसने, ये पूछा जा सकता है पेपर में, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, नई चीज है, संग्राम बनाए थे। ठीक है,
ही बिल्ट संग्रामा, जो कि 300 फीट हाई क्या कहते हैं विहार है। एक चैत्य होता है, एक विहार होता है, ये सब मैंने मोनास्ट्रीज में आपको पढ़ा रखा है ना। तो जो विहार होता है वो बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए होता है, यानी उनका रेसिडेंस जो है इसने बनाया था, जिसको उसने नाम दिया संग्रामा। इसको आप स्टार मार्क कर लो, ये मुझे लग रहा है किसी भी पेपर में आकर टपक जाएगा कि किसने बनवाया है और किसके काल में, गुप्ता उसके काल में है। और इसने जो है बुद्धिज्म को काफी सपोर्ट किया है। उसके बाद इसका ही बेटा हुआ है वज्र, ठीक है, नरसिम्हा गुप्ता का ही बेटा था वज्र। उसने भी जो है अपने बाप की तरह ही बुद्धिज्म को काफी सारा सपोर्ट किया। और ये बात हमें कहां से पता लगती है, ये हमें यानसांग कह लो या युआनज़ेंग कह लो, वो एक ही बात है, जो चाइनीज ट्रैवलर यहाँ आया था उसने अपनी किताब में रिकॉर्ड की है। ठीक है भाई मेरे, तो वही मैंने आपको बताया, जो नालंदा विश्वविद्यालय वो कुमारगुप्त प्रथम के टाइम का है, 455 ईस्वी के अंदर उसने बनवाया था, जो एक प्रमुख केंद्र बना था। और यहीं पे यानसांग आया, उसने खुद भी यहाँ पढ़ाई की और टीचर के तौर पे भी रहा है। ये प्रश्न कई बार पेपर में आ जाता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और यही यानसांग के टेक्स्ट से हमें पता लगता है कि दो लोग थे जिन्होंने बुद्धिज्म को बहुत सपोर्ट किया। एक था नरसिंह गुप्ता बालादित्य, जिसने कि संघाराम बनवाए थे जो 300 फुट ऊंचे विहार थे। और दूसरा था इसी का बेटा वज्र, जिसने शाही समर्थन किसको दिया था, बुद्ध धर्म को दिया था। ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद आप देखिए कि ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी इस टाइम पे कैसी रही थी, ब्राह्मण ने क्या चीज की थी, वो भी हम इसमें देख लेते हैं। जी आप देखेंगे तो जैसे जो गलती सतवाहनों ने की वही गलती यहाँ भी हमें देखने को मिलती है। इन्होंने लार्ज स्केल में लैंड ग्रांट्स ब्राह्मण को देना शुरू कर दिया, जिससे कि ब्राह्मण का डोमिनेंस जो है बढ़ गया था, है ना। जो जब आप ग्रांट दे देते हो लैंड की, उसके रेवेन्यू राइट दे देते हो, किसी को एडमिनिस्ट्रेटिव राइट दे देते हो, तो वहाँ पे फ्यूडेटरी बन जाती है, एक छोटी सी फ्यूडेटरी बन जाएगी और वो वहाँ पे चलाने लग जाएगा अपनी। तो कहीं ना कहीं जो है वो जरूरी नहीं ना कि आपको टैक्स की फॉर्म में दे या फिर आपको ग्रांट ही मिल गई तो आप ले ही नहीं रहे हो टैक्स, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपकी पावर को वीक करता है। उसके अलावा आप देखिए कि गुप्त जो लोग थे ये शुरू में क्षत्रिय नहीं हुआ करते थे। ये लोग कौन से कास्ट से थे, अगर उसमें वर्ण में देखते हैं तो ये वैश्य वर्ण के थे भाई मेरे। वैश्य कौन लोग हुआ करते थे, व्यापारी लोग हुआ करते थे। यानी ये जो अब गद्दी पे बैठे ये व्यापारी लोग गद्दी पे बैठे थे, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और ब्राह्मणों ने इनको जो है क्षत्रिय का दर्जा दे दिया था। अब ब्राह्मण ने क्यों क्षत्रिय का दर्जा दिया, क्योंकि उसको भी ग्रांट मिल रही है भाई मेरे, ब्राह्मण को गिफ्ट मिल रहा है, ब्राह्मण ने दे दिया क्षत्रिय का दर्जा। और साथ में इनको जो है भगवान के रूप जो है लोगों के सामने पेश किया। तो मैंने बोला ना, प्रोजेक्ट किया इनको गॉड के जैसा। और ये जो है ये बड़ी अजीब विचित्र बात आपको देखने को मिलेगी कि पहले हमेशा यही होता था कि एक राजा का रूल एस्टेब्लिश करने के लिए ब्राह्मण हमेशा उस राजा को जो है एक भगवान की तरह जो है लोगों को बताते थे कि ये तो हमारे भगवान हैं, ये इनके पास सब कुछ है, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है ये जो हम बोलते हैं ना, राजाओं को भी लोग पूजना शुरू कर दिया लोगों ने। यही कारण ना उस टाइम का समाज जो भूला भटका समाज था, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा आप देखो ओवरऑल अगर देखते हैं तो स्टेट पावर और ब्राह्मणिकल ऑर्डर का एक स्ट्रॉन्ग अलायंस हमें देखने को मिलता है। स्टेट पावर कौन हो गए, गुप्ता हो गए, दूसरा ब्राह्मण हो गए। दोनों ने स्ट्रांगली होल्ड बनाकर जो है लोगों के ऊपर राज किया है, ऐसी इस बात को आप समझ सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट की बात करता हूं तो इस टाइम पे बहुत सारी कास्ट बढ़ गई थी, इंक्रीज हुई है कास्ट का नंबर। आप बोलेंगे कास्ट का नंबर कैसे इंक्रीज हुआ, क्योंकि फॉरेन लोग भी यहाँ पे आने लगे थे। आप याद कीजिए मैंने आपको बताया हुंस वगैरह के बारे में भी बताया, और भी बहुत सारे विदेशी लोग आ रहे थे, है ना। साका वगैरह आ चुके हैं पहले, है ना, कुषाण आ चुके हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारी कास्ट यहाँ पे आई और बहुत सारे कबीले आए। तो अब ऑब्वियस ही बात है, जब नए लोग आएंगे, नए कबीले आएंगे तो और ज़्यादा कास्ट बढ़ जाएंगी। तो वही यहाँ पे हमें देखने को मिला, एसिमिलेशन ऑफ फॉरेनर्स एंड ट्राइब्स जो हुई, जो नई वाली आई उसकी वजह से और कास्ट बढ़ गई। फिर फॉरेन ग्रुप्स जो थे उनको एक नई कास्ट के तौर पर देखा जाता था, है ना। और कई बार जो है उनको क्षत्रिय का दर्जा भी दे दिया जाता था, क्योंकि आप देखो ना, अब सपोज करो कि जैसे हुंस आए तो हुंस लोग जो है भाई वो तो लड़ाई झगड़ा करके ही तो यहाँ पे अपना राजपाट कायम करने, तो इसलिए उनको क्षत्रिय वर्ण में रखना जरूरी ही था। और वैसे अगर आप देखते हैं तो यही वो हुंस हैं जिनको बाद में राजपूत क्लैन बना दिया गया, ठीक है। तो यानी कि राजपूतों का अगर जन्म हम थोड़ा सा देखें तो ये हुंस से ही जो है राजपूत निकल के आ रहे हैं, आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। उसके अलावा लैंड ग्रांट्स जिन ट्राइबल चीफ को देते थे, जैसे मान लो कि कोई कबीला है, कबीले का एक सरदार हो गया, उस सरदार को क्या करते थे ये लोग, लैंड ग्रांट दे देते थे भाई मेरे की, ये जमीन तुम्हारी है। अब जिसको लैंड ग्रांट दे दी वो एक तरह से अगर आप देखें तो पहले सब बराबर थे कबीले के अंदर, लेकिन अचानक से जिसको एक स्टेटस, स्पेशल स्टेटस राजा ने दे दिया तो वो ऊपर हो गया, बाकी लोग ऑर्डिनरी हो गए, नॉर्मल हो गए। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इस बात को समझेंगे तो ये एक तरह से छोटा सा ऊंच नीच का भाव जो है फिर हमें ट्राइब्स के अंदर, कबीलों के अंदर भी थोड़ा सा देखने को मिलने लगा।
कुल मिला के मैंने बता दिया आपको कि ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पे भूमि अनुदान की जाती थी और गुप्त खुद मूल रूप से वैश्य थे, लेकिन ब्राह्मणों ने उन्हें क्षत्रिय माना है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और ब्राह्मण ने उनको भगवान जैसे शासक के रूप में दिखाया है ताकि लोग उनको पूजें और कोई भी अराजकता ना फैलाएं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर आप देखिए कि कुल मिला के राज्य की शक्ति यानी कि गुप्त और ब्राह्मण ये दोनों ने मिल के लोगों पर राज किया है, ये आप ध्यान में रखेंगे। क्योंकि उस टाइम पे विदेशी जनजातियां भी बहुत सारी भारत में आ रही थी, इस वजह से जो कास्ट सिस्टम बढ़ गया था, नई नई जातियां जो है उनकी वृद्धि हुई थी। और जनरली जो विदेशी लोग भारत में आके सेटल होते थे, क्योंकि वो तो मार काट करके ही आ रहे हैं, इस वजह से उनको जो है हमने क्षत्रिय का ही दर्जा दिया है। और हूण जो है 5वीं शताब्दी में आए हैं, है ना, याद कीजिए शक्रादित्य का टाइम पे कि वो उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, खुद लुढ़क रहा है ना, याद आया आपको। तो ये जो हुन्स हैं इन्हीं को बाद में जो है हमने राजपूत वंश के रूप में मान्यता दे दी थी, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये भी पता लगा कि राजपूत के वंश जो है कहाँ से आ रहे हैं। उसके अलावा आदिवासियों के सरदार को, अगर किसी सरदार को भूमि अनुदान ये राजा कर देता था तो उसका स्टेटस ऊपर हो जाता था, बाकी लोग नीचे हो जाते थे, तो वहाँ भी ऊंच नीच होने लगी थी। कुल मिला के मैं आपको हिंदी में ये समझाया। आगे अब शूद्रों की हालत देखते हैं भाई मेरे, कि इस टाइम पे शूद्र कैसा फील कर रहे थे। क्या बोल रहे हैं, इस कंटेंट की पूरी बुक लॉन्च करें भाई? ये सच में मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है। ये क्या है, ये क्या है? इस बुक के अंदर हो सकता है कि 4 या 5% कंटेंट ना हो, जो मैंने बोला था कि सफेद पेपर पे लिख लेना और इसमें पेस्ट कर लेना। ये रही वो किताब, सब कुछ है इस किताब के अंदर, आपको अभी तक पता ही नहीं लगा, फिर आप पीछे रह गए हो। और जिस दिन ये बुक खत्म हो जाएगी उस दिन आप बोलेंगे कि भैया हमें तो पता ही नहीं था। तो आप थोड़ा सा अवेयर रहिए। ऑलरेडी मैंने बुक निकाल रखी है, अमेजन फ्लिपकार्ट पे जाइए, जीके रामबाण बाय जीवी सिंह लिख देना, आपको मिल जाएगी। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में या किसी भी क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां भी मैंने बुक्स के लिंक डाल रखे हैं। चलिए, अब शूद्रों का कैसा स्टेटस था भाई मेरे इस टाइम पे? तो अब इस टाइम पे देखिए, पहले तो शूद्र कुछ सुनता भी था रामायण महाभारत तो उसके कान में पीतल जो है पिघला के डाल दिया जाता था, इतना गंदा हाल किया जाता था शूद्र का। लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए, है ना, बोल दिया उसने कुछ भी रामायण महाभारत का, जीभ काट देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए उनको अलाउ कर दिया था, रामायण महाभारत पुराणों को वो सुन सकते थे। जी हाँ, यहाँ पे उनको अलाउ किया गया। उसके बाद आप देखिए कि कुछ इंप्रूवमेंट हमें शूद्रों के मतलब की तरफ देखने को जरूर मिलती है ना। और उसका कारण ये भी था कि एक्चुअली में आप समझो कि धीरे धीरे क्या हो रहा था कि यही शूद्र लोग जो खेती बाड़ी में भी जाना शुरू कर रहे थे, तो उनका व्यवसाय भी कहीं ना कहीं चेंज हो रहा था, थोड़ा सा बिल्कुल नीचे से उठ के ऊपर की तरफ जा रहे थे। तो इन्हीं का जो स्टेटस है शूद्रों का, वो थोड़ा सा अच्छा होने लग गया था। ये भी एक हम कारण समझ सकते हैं, क्योंकि व्यवसाय अच्छा हुआ तो स्टेटस भी अच्छा हो गया। लेकिन आपको मैं अभी आगे चंडालों के बारे में बताऊंगा, है ना। तो जो शूद्रों का हाल था वो हाल किसका हो गया? बस बात ये है कि वही चीज दूसरे पे शिफ्ट हो गई, वो शिफ्ट हो गई, जो छुआछूत की बीमारी थी वो चंडालों पे शिफ्ट हो गई। तो अभी हम बात चंडालों की भी करेंगे आगे। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे शूद्र जो है मेनली वो एग्रीकल्चर से कोरिलेट करने लग गए थे। वो भगवान श्री कृष्ण की उनको वर्शिप करने के लिए परमिशन दे दी गई थी, है ना, और डोमेस्टिक राइट्स सारे के सारे दे दिए थे। तो शूद्रों का काफी हद तक इंप्रूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला है, और उनकी इकोनॉमिक पोजीशन भी इंप्रूव हुई है। और सोशल हायरार्की जो है अगर वो देखते हैं तो वो लगभग इंटैक्ट वही रही है, लेकिन इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी हो गई थी। तो मैंने बोला ना कि अब साफ सुथरा रहने लगे, बेटर रहने लग गए थे, और अच्छे व्यापार, अच्छे जॉब्स या फिर अच्छा व्यवसाय करने लग गए थे। लेकिन वहीं पे जो मैं आपको दूसरा बता रहा हूं, अनटचेबल्स की बात बताता हूं। तो अनटचेबल्स में ये तो देखिए कि शूद्र तो चलो बेटर पोजीशन में आ गए, लेकिन वहीं पे आप देखिए कि अनटचेबल यानी कि गुप्ताओं के काल में एक ये जो है बड़ी अजीब सी चीज आपको देखने को मिलेगी। जिन गुप्ताओं को आप बहुत बड़ा राजा समझते हैं, बहुत ही महान राजा समझते हैं, उन्हीं के कार्यकाल में आप देखिए अनटचेबल्स भी बैठे हुए हैं, छुआछूत की बीमारियां फैली हुई हैं इनके बीच में, है ना। और क्योंकि अगर चाहे भी वो, तो भी ब्राह्मण के सिस्टम को तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि ब्राह्मण की जरूरत है, ब्राह्मण ने उसे राजा बना दिया है और राजा को जो है भगवान बना दिया है। तो चाहे भी तो उस सिस्टम को तोड़ नहीं पाएगा गुप्ता, है ना। इस वजह से जो है वो दोनों की नीड है भाई, सिंपल सी बात है। तो अब या आप समझो कि जो लोग जिनसे ये लोग चिड़ा करते थे या जिनको देख भी लिया तो पानी नहीं पिएंगे, रास्ता बदल लेंगे, है ना, ऐसा हाल था छुआछूत की बीमारी का, है ना। तो वो अलग लोग थे, उनको जो है मेन गांव में या मेन शहर में भी नहीं रहने देते थे, उनको बिल्कुल गांव के बाहर की तरफ जंगल की साइड में उनको रहने के लिए देते थे। और उनसे कैसे काम उनको मिलते थे? जैसे कि आप देखिए कि किसी भी पशु को काटना है, ये चिकन बनाना है, मीट वाला काम, ये ऐसे जो बिल्कुल निम्न स्तर के काम हुआ करते थे वो उनको दिया करते थे। और उनको नाम दे दिया इन लोगों ने चंडाल। क्या नाम दे दिया था? चंडाल। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और ये चंडाल शब्द जो है हमें कहां से पता लगता है? ये हमें फायान से पता लगता है। फायान किसके कार्यकाल में हो? चंद्रगुप्त टू के कार्यकाल में हो, जिनको इतना महान शासक आप बोल रहे हैं, उन्हीं के कार्यकाल में लोकल जनता का ऐसा भी हाल हमें देखने को मिलता है।
चाहकर भी उस सिस्टम को तोड़ नहीं सकते हैं। तोड़ेंगे तो फिर क्या होगा आपको पता, अराजकता फैलेगी, है ना, वैसा वाला हाल हो जाएगा। क्योंकि अगर चंडालों को इधर बुला लिया तो आप समझो कि यहां की जनता विरोध कर देगी, तो इस वजह से कुछ भी नहीं कर सकता। राजा बैठा है, जो हो रहा है होने दो, साला कोई मतलब नहीं है मुझे, है ना, मुझे गद्दी पे बिठा रखा है ना, बात खत्म है। तो ये जो है विलेज के बाहर रहा करते थे। मीट या फिर फ्लैश ट्रेडिंग जो होता है, मांस मछली वगैरह, ये देखिए इसमें जो है ये संलिप्त रहते थे। और एक तरह से कह सकते हैं सोशल डिसेबिलिटी जो है इनको भाई गिफ्ट में मिली है। आप देखो शूद्रों का हाल फिर भी बेहतर हो गया, अब वही जो हाल पहले शूद्रों का था अब वो चंडालों का हो गया, बस लोग बदल गए लेकिन सिस्टम वैसा ही चलता रहा। अब वही मैंने यहाँ भी बताया, रामायण महाभारत पुराण जैसी चीज़ें जो है करने के लिए इनको जो है अलाउड हो गया था शूद्रों को। इनकी स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो गई थी, भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर सकते थे, खेती बाड़ी में अब जो है शूद्र काम करने लग गए थे। वहीं पे जो चंडाल लोग हैं ये अस्पृश्य जाति में आते थे, इनको कोई भी टच नहीं करता था, छुआछूत था यहाँ पे। और ये जो है मीट वगैरह जैसे काम करते थे, मीट वगैरह का, और साथ में इनको गाँव के बाहर ही रखा जाता था। चलिए अब औरतों का हाल देखते हैं कि भाई, धन्यवाद कृष्णा भाई, ये कृष्णा भाई जिस भी क्लास में आते हैं ऐसा लगता है हमारे ऊपर पैसे बरसा रहे हैं। भाई धन्यवाद आपका कि आप कर रहे हैं, मैं क्या बोलूँ अब इसमें, है ना, कि आप हमेशा आते हैं और दे देते हैं। नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरे, है ना, मेरा तो काम है पढ़ाना, तो मैं पढ़ाऊंगा ही। अब आप बात करते हैं औरतों के ऊपर। जैसे आप देखिए कि वैदिक काल में हमने देखा कि लेटर वैदिक काल में औरतों का बहुत खस्ता हाल किया था, लेकिन ऋग वैदिक काल में बेहतर था। तो इसमें देखते हैं कि औरतों का हाल कैसा था। आप देखो कि जो ऊपर कास्ट की औरतें होती थी, हाई कास्ट की, है ना, जिसको हम बोलेंगे उच्च जाति की या उच्च वर्ण की जो औरतें होती थी, वो उनकी कोई भी लाइवलीहुड इंडिपेंडेंट नहीं थी भाई मेरे। लाइवलीहुड इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि वो अपना जो है कोई अलग से बिजनेस नहीं कर सकती थी, ना ही उनका कोई ऐसा सिस्टम था कि भाई वो चाहें तो अपना पैसा खुद अलग से कमा पाए, वो अपने पति से ही लेंगी पैसा, है ना। और वो वैसे भी एक्चुअली में क्या दिक्कत है, आप प्रॉब्लम को समझिए कि जब हायर कास्ट में आप चले जाते हैं तो आप कोई नॉर्मल धंधा कर नहीं सकते हैं, है ना। और उस टाइम पे जो है विमेन वाली एम्पावर्ड सोसाइटी तो है भी नहीं है, मैस्कुलिनिटी है। तो बाकी के लोग कैसे उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि भाई इतनी उच्च कुल की औरत है, इसको कहाँ रानी बन के बैठना चाहिए, और ये जो है यहाँ पे काम कर रही है। तो एक परसेप्शन ये भी आएगा भाई मेरे, है ना। तो इस वजह से जो ऊपर लेवल की औरतें हैं वो तो उनके पास कोई भी अलग से धंधा करने का सिस्टम नहीं है। जब आज देखते हैं हम, तो आज देखिए ना सीईओ वगैरह भी बनती है ना लेडीज, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था। लेकिन वहीं पे जब मैं नीचे के स्तर के लोगों की बात करता हूं, है ना, जैसे आप देखो जो वैश्य औरतें हैं या शूद्र औरतें हैं, वो जो है वो बिल्कुल खेतों में भी जाती हैं, व्यापार में भी हाथ बटाती हैं, है ना। तो आप देखिए कि क्योंकि इनके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, इनको जो है ज्यादा फ्रीडम है यहाँ पे। तो ये देखिए ये एक एकदम डिफरेंट सी चीज आपको देखने को मिलेगी, है ना। यानी कि पहले जो होता था, पहले आप देखिए कि जो ऊपर की औरतें थी उनको अधिकार ज्यादा होते थे, नीचे वालों को कोई पूछता नहीं था। अब उल्टा ही हो गया। ये एक बड़ी मेरे को इंटरेस्टिंग सी चीज लगी, तो मैंने कहा कि आपको बतानी चाहिए। फिर आप देखिए जो हायर वर्ण के आदमी है ना, हायर वर्ण का मतलब है कि जैसे ये हायर वर्ण की औरतें होंगी, ये हायर वर्ण के आदमी हो गए। तो हायर वर्ण के जो आदमी हैं, जैसे कि वो बहुत बड़े बड़े धनवान लोग, जैसे आज के अंबानी अडानी आप समझ लीजिए, है ना, ये क्या करते हैं। अब वो एप्स्टीन फाइल आपने देखा ना कि क्या करते हैं, है ना। तो इनके हाल वही हैं। और एक लड़का जस्टिफाई कर रहा था कि सर आप जो है खुद देखिए, अब इतना सारा पैसा कमा के इंसान क्या करेगा, तो कुछ ज़्यादा गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है भाई मेरे, वो टॉर्चर कर रहे थे, है ना। एक अयाशी अलग चीज़ है, या वो एक होता है कि टॉर्चर कर देना किसी को, है ना, कि उसकी बॉडी को इतना ऑब्जेक्टिफाई कर देना कि सामने वाला उल्टियाँ करता फिर परेशान हो जाए। और वो फिर दूसरी आप देखिए ये लोग तो कैनिबल निकले, है ना। आप देखो आज के इतने बड़े बड़े रईस लोग कैनिबल हैं भाई मेरे। मैं तो ये सुन के हैरान रह गया कि छोटे छोटे बच्चों का ये मांस खाते हैं, दुष्ट कहीं के, है ना। तो ये हाल है। और ये देखिए ये अमीरों के शौक है, ये हमेशा से रहे हैं, अभी की बात नहीं, ये पहले से भी यही रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए कि हायर वर्ण के जो आदमी हुआ करते थे, यहाँ पे जो है पॉलीगैमी किया करते थे, साथ में जो है वुमेन को जो है ये ट्रीट किया करते थे एज ए प्रॉपर्टी। तो आप देखिए कि ये अभी का हाल नहीं है, ये पहले से ही चलता आ रहा है, हर समाज में जो है ये ऐसे ही होता है। इसके बाद आप देखिए कि विडो इमोलेशन। अब ये सबसे घटिया चीज आपको गुप्ताओं की देखने को मिलेगी। गुप्त काल के अंदर सती प्रथा धड़ल्ले से चल रही है भाई मेरे। 510 एडी में सबसे पहला ऐसा केस आपको देखने को मिलेगा सती प्रथा का। यानी कि गुप्ता काल को, जिसको आप स्वर्णिम काल बोलते हैं, उसके कुछ कुछ काले पहलू मैं आपको बता रहा हूं कि ये भी हैं जो आपको पढ़ लेने चाहिए। सबसे बड़ा तो यही है, जिसको बाद में आके अकबर कोशिश करेगा इसको खत्म करने की, कुछ हद तक जेन्युइन एफर्ट मारेगा, लेकिन उतना नहीं कर पाएगा। औरंगजेब करेगा, बट उसका एफर्ट तो लगभग ना के बराबर ही था। एक बार पेपर में आया है कि किसने एफर्ट मारा पॉजिटिवली, तो अकबर ने मारा था एफर्ट। औरंगजेब का ना के बराबर था, फरमान जरूर दिया लेकिन
कुछ इंप्लीमेंटेशन नहीं किया। बेंटिक ने आके इनकी धज्जियां उड़ाई थी फिर, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय के टाइम में बेंटिक ने ये किया, और इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूं, अगर हमारे समाज की प्यूरिफिकेशन चाहिए थी, समाज के अंदर सुधार चाहिए था, तो ब्रिटिशर का आना भारत में बहुत जरूरी था। क्योंकि क्या होता है कि जो सिस्टम चल रहा है ना, उसको यहाँ के लोग बदल दें, ये एक बहुत रेयर इंसिडेंट होगा। लेकिन कोई तीसरा पावरफुल आदमी आकर यहाँ पे बैठ जाए और उसको समझाया जाए कि भाई ये गलत हो रहा है, तो वो इस चीज को बदले, तो वो एक ज्यादा बेहतर और मेरे को लगता है इजी मार्ग होता है। इसलिए ब्रिटिशर के आने से ये सबसे बड़ा फायदा हुआ। नुकसान इकोनॉमी को जरूर हुए, लेकिन सोशली हमें ब्रिटिशर के आने से नुकसान कम हुआ है, सोशली हम अपग्रेड जरूर हुए, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। पोस्ट गुप्ता के टेक्स्ट की बात करते हैं तो दे अलाउड विडो रिमैरिज इन लिमिटेड केसेस, ठीक है। तो जो आप देखिए कि विधवा हो जाती थी औरतें, वैसे तो सती प्रथा ही यहाँ पे देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ कुछ केसेस के अंदर विडो रिमैरिज भी अलाउड की हुई थी, लेकिन सभी को नहीं। इसके अलावा विमेन के ऊपर का जो भाई प्रॉपर्टी का राइट है, तो प्रॉपर्टी के बारे में भी बात कर लेते कि जो औरत क्या मान लो कि शादी के बाद जो है अपने भाइयों के साथ जमीन का बंटवारा कर सकती थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यानी कि एक लड़की को जो है, अगर आपके पापा के पास सपोज करो कि 5 किले जमीन है और आप जो है 3 भाई हैं और एक बहन है, तो बहन को कुछ नहीं मिलेगा, वो 5 के 5 किले जो है भाइयों के बीच में डिवाइड होगी, जो कि अभी तक भी चलता आ रहा है, ठीक है। एक तरह से फेयर एनफ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके अलावा क्योंकि वो दूसरे घर में जा रही है, तो वहां पे जो उसका पति है उसको भी तो मिल रहा है ना भाई मेरे, तो फिर वो तो जो कास्ट का ऑर्डर बन रखा है, सिस्टम बन रखा है, तो फिर ठीक है, तो ठीक है। क्योंकि यही वाला जो चीज़ है, अगर फिर यहाँ वो चीज़ अगर प्रिवेल करेगी तो फिर दोनों ही साइड पे करेगी, ये भी हमें समझना पड़ेगा, है ना। उसका कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप समझिए कि जैसे मान लो कि ये लड़की है, ये आगे गई है ना, तो वहाँ पे आप समझो कि इस भाई की भी कोई बहन होगी, तो यहाँ तो इसका ज़मीन का टुकड़ा उधर चला जाएगा, है ना, और फिर बदले में इसको जो है ये लड़की साथ में लेके आएगी एक ज़मीन का टुकड़ा, ये 2 ऐड होंगे, है ना, तब भी बात एक ही है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ठीक है, उस टाइम पे नहीं था अधिकार इस चीज़ का, अब तो फिर भी दे दिया जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो अर्ली स्मृतियाँ हैं उसमें ये बताया गया कि मैरिज के अंदर अगर औरत को बहुत सारे गिफ्ट्स दिए गए हैं, क्योंकि ये भी एक फैक्टर रहता है कि जब लड़की की शादी हो रही है तो लगभग घर का काफ़ी सारा बड़ा चंक, बड़ा सारा पैसा उसी में लग जाता है, और डाउरी वगैरह तो आम ही बात थी, जिसको उस टाइम पे स्त्री धन बोल दिया जाता। तो ये भी एक कारण है कि लड़की को जो है फिर जमीन का टुकड़ा क्यों देना, जब उसको स्त्री धन ही दिया जा रहा है, तो उसका भी कोई सेंस नहीं बैठता। तो ये शायद इसी वजह से रहा होगा उस कल्चर में। तो गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता लॉ बुक्स जो है एक्सपेंडेड स्त्री धन राइट्स, यानी कि आप देखिए कि गुप्ता और पोस्ट गुप्ता ने फिर इसकी डेफिनेशन क्या होती है, स्त्री धन किसको बोलो आप, है ना, कि भाई उसके जो तुम उसको गोल्ड दे रहे हो, उसको जो सिल्वर दे रहे हो, या फिर उसको कोई जमीन का टुकड़ा दे रहे हो स्त्री धन में, तो डेफिनेशन क्या हो सकती है स्त्री धन की। गुप्ताओं ने उसको और एक्सपेंड किया कि अच्छा, इसमें स्त्री धन में तुम ये भी डाल सकते हो, ये भी डाल सकते हो, ये भी डाल सकते हो, हाँ बस शादी हो रही है तो लूट लो तुम, है ना, वही है। तो वीमेन कुड सेल और मॉर्टगेज प्रॉपर्टी, तो औरतें जो होती थी, जो उनका जिस प्रॉपर्टी पे अधिकार होता था, वो उस प्रॉपर्टी को गिरवी भी रख सकती थी और बेच भी सकती थी, ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बस इनहेरिटेंस नहीं था। इनहेरिटेंस का मतलब है कि भाइयों के बीच में ही प्रॉपर्टी डिवाइड होगी, लड़की को प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और ये सबसे घटिया चीज, ये सती प्रथा वाली, तो आपको जरूर देखने को मिलेगी। इसको क्रॉस मत कीजिए, ये थी, ठीक है, इसको क्रॉस मत कीजिए, ये थी। तो हिंदी में भी वही सब चीजें हैं भाई मेरे, की जो ऊंची जाति की महिलाएं थी उनको, उनके पास कोई स्वतंत्र रोजगार नहीं था, लेकिन जो वैश्य और शूद्र महिलाएं थी वो खेती और घरेलू काम और बाकी के जो व्यापार में जो है हाथ बटा सकती थी, उनको ज्यादा आजादी थी। ऊंची जाति के पुरुष जो होते थे, जैसे जमींदार वगैरह हो गए, वो बहुविवाह कर सकते थे और महिलाओं को अपनी संपत्ति मानते थे, ऐसे आप समझ लीजिए। विधवाओं के सती होने पे भाई मेरे, आप देखिए, मतलब विधवा हो गई तो उसको सती कर दिया जाता था, आग में जला दिया जाता था। वहीं पे आप देखिए कि कुछ जगह पे जो है विधवा का पुनर्विवाह भी अलाउड हुआ करता था। फिर इसके अलावा शादी के तोहफों की बात तो मैंने आपको बता ही दी है भाई मेरे, कि स्त्री धन वगैरह क्या होता है, ये वही वाला है। आगे अब एक चीज और देखिए, नियोग और विडो मैरिज के ऊपर हम कुछ फैक्ट बताते हैं, ये भी आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। आज आप मुस्लिम समाज में जाएंगे तो आप उनके ऊपर सीधा टिप्पणी ठोक देंगे जाके कि भाई तुम्हारे यहाँ पे तो ये हो रहा है ना, तुम्हारे यहाँ पे वो हो रहा है, कुछ कुछ ऐसी चीजें आपको वहां भी देखने को मिलती हैं। लेकिन एनीवेज उस पर उनके समाज पे टिप्पणी नहीं करते हैं, हम पहले इधर देखते हैं कि हिंदू धर्म में पहले क्या हुआ करता था। क्योंकि आपको मैं बता दूं, मैक्सिमम लोग जो हिंदू धर्म से ही निकले, अगर कोई मुस्लिम भी बन रहा है, कोई सिख बन रहा है, कोई बुद्ध बन रहा है, तो वो हिंदू धर्म से ही या कहीं ना कहीं सनातन धर्म से ही निकलकर बन रहा है, ये भी बात हमें समझनी है। तो आप देखिए कि ये बहुत पुरानी नीति होती थी एक चीज की, जिसको बोलते थे नियोग या फिर लेविरेट मैरिज। अब आप सोचेंगे कि ये क्या चीज होती है। एक्चुअली में ये क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई गर्भवती लड़की है और सपोज करो कि उसका पति की डेथ हो जाती है, तो उस केस में उसको ऐसा हो सकता है कि एक ऐसे नपुंसक टाइप आदमी से, जिससे कुछ नहीं हो सकता है, उसके साथ अटैच कर दिया जाए ताकि उस बच्चे को एक बाप का नाम मिल जाए। या तो एक केस ये बन सकता है
या फिर दूसरा केस ये बन सकता है कि अगर वो लड़की विधवा हो गई है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये सती प्रथा तो बाद में जाके आई है ना, तो उससे पहले भी क्या हो रहा था वो भी हमें समझना है। तो और कुछ केसेस में जो है सती प्रथा में जरूरी नहीं है कि भाई उसको विधवा को मार ही रहे थे, उसका पुनर्विवाह भी कर रहे थे, लेकिन विडो रिमैरिज तो एक अलग बात होगी कि उसकी दोबारा शादी कर रहे हैं। लेकिन मैं नियोग की बात अभी कर रहा हूँ। नियोग में परमानेंट शादी नहीं की जाती थी, कुछ समय के लिए उसे एक आदमी के साथ अटैच कर दिया जाता था, है ना। अब वो कोई भी हो सकता है, आपके घर का कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, या फिर कोई बाहर का, या फिर कोई साधु संत भी हो सकता है उसमें, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। और उसमें जो है उनके बीच में जो है भाई रिलेशन बनेगा, और वहां से जो है एक बच्चा पैदा होगा, ताकि उस औरत को एक बच्चा मिल पाए, है ना, और उस बच्चे को फिर जो है उस आदमी का नाम भी मिल पाए। तो ये एक प्रोसेस थी एक विडो के लिए भाई मेरे, कि अगर कोई विधवा है तो उसे अगर बच्चा चाहिए तो वो इस तरीके से जो है नियोग के माध्यम से जो है वो बच्चा हासिल कर सकती है। ये एक प्रक्रिया थी, सिस्टम था, ये बात आपको ध्यान में रखना नियोग का। फिर विडो रिमैरिज का तो कॉमन सेंस मैंने बता ही दिया आपको कि विडो रिमैरिज क्या होती है भाई मेरे। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना कि जो उच्च कास्ट की, उच्च जाति की महिलाएं थी, उनकी विडो रिमैरिज या फिर उनका जो है ये नियोग वगैरह जो है अलाउड नहीं होता था, वहां पे ये चीज प्रोहिबिट कर रखी थी। ये सब चीजें जो है नीचे वाले में जो है, नीचे की जातियों में जो है ज्यादा अलाउड कर रखी थी। ठीक है भाई मेरे। हाँ हाँ, हेडशॉट से सब कुछ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब बायो लोग कह रहे हैं कि लेडीज़ में थोड़ा सा उस कोड वर्ड में बात कीजिए, कोई कोड वर्ड की बात नहीं है। अब तो आप बड़े हो गए हो भाई मेरे। बायोलॉजी जब मैं पढ़ाता हूँ तो बायोलॉजी में तो मैं सीधा ही सारी प्रक्रियाओं के बारे में बात करूंगा, तो फिर आप बोलोगे कि यहाँ तो बात ही मत करो, वो तो पेपर में आती है भाई मेरे, वो जब लिखी आती हैं तो फिर उसमें क्या है। अब तो मैच्योर हो गए हैं भाई मेरे, अब ये क्या छोटी बातें रह गई हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि शूद्रों के बीच में जो है बोथ नियोग और रीमैरिज यहाँ पे अलाउड थी, ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। चलिए, अब कुछ कुछ ये वैसे मैंने आपको पहले भी बताई थी, वापस से एक बार रिफ्रेश कर देता हूं। यहां से प्रश्न बहुत बहुत स्टार मार्क कर लो, बहुत प्रश्न बने हैं। आप देखो कि सिटी काउंसिल की कंपोजिशन के बारे में हम बात करते हैं। जैसे मैंने आपको अधिष्ठानाधिकारण के बारे में बताया था, जिसके 4 प्रोमिनेंट नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अब उसमें अगर आप देखते हैं, एक होता है नगर श्रेष्ठी। ठीक है, नगर श्रेष्ठी क्या होता है? चीफ मर्चेंट गिल्ड होता है, कि भाई जो व्यापारियों का पूरा समूह होगा उसका चीफ जो है उसको बोलते हैं नगर श्रेष्ठी। फिर दूसरा सरथावाहा, ये जो है कैरावंस का लीडर होगा, है ना। जितने भी आप देखिए कि ये ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसपोर्टेशन करनी है ना, जैसे आज की डेट में ट्रक्स हो गए, उनका पूरा का पूरा देखेगा जो, वो देखेगा सरतावाहा। फिर तीसरा जो होगा प्रथम कुलिका, ये जो है जितने भी कारीगर होंगे उनका हेड होगा, उनकी पूरी की पूरी यूनियन का हेड होगा। और चौथा जो बनता है प्रथमा क्यस्था, ये जो है स्क्राइब्स का हेड होगा, यानी कि लिखने वाली सब चीजों का जो है हेड ये होगा। ये 4 लोग पूरे का पूरा इस सिस्टम को चलाया करते थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, सिटी के अंदर ऐसे सिस्टम चला करता था। ठीक है, तो यही मैंने आपको बता दिया। एक होता है नगर श्रेष्ठी, एक होता है सरथवाहा, एक होता है प्रथम कुलिक, और एक होता है प्रथम कायस्थ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुप्ता डायनेस्टी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अधिष्ठानाधिकारना इज करेक्ट। अब आप देखो, अधिष्ठानाधिकारना के बारे में अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप इसके प्रश्न को उत्तर नहीं दे पाएंगे, किसी भी एंगल से नहीं दे पाओगे। और इसीलिए मैंने बोला कि मैं मैक्सिमम कंटेंट आज रिसर्च करके लाया हूं, जो काम का कंटेंट है, क्योंकि यहां से प्रश्न बन रहे हैं। अभी आप बहुत सारे प्रश्न देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। अब ये बोल रहा है कि अधिष्ठानाधिकारना जो है वो मिलिट्री काउंसिल का हेड है। ये भाई मैंने कहीं भी आपको पीछे अभी जो 4 लोग के बारे में बताया, यहां पे मैंने कहीं भी मिलिट्री के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैंने तो ये बाजार के हिसाब से बताया, एक सिटी के हिसाब से बताया कि कैसे सिस्टम चलता है ना। अधिष्ठानाधिकारना जो है भाई, उसके नीचे ये 4 लोग आते हैं, तो यहां 4 में कहीं भी मिलिट्री का नाम नहीं है, तो ये जो मिलिट्री काउंसिल लिखे इसको क्रॉस मारिए। फिर पूछ रहा है इट वाज अ कोर्ट ऑफ लॉ डीलिंग। भाई क्या ये लॉ कोर्ट है भाई मेरे, या कोई रिलीजियस मैटर की कोर्ट है? कहीं भी मैंने रिलीजियस मैटर की कोर्ट नहीं बताई। ये तो मैंने बताया कि सिटी के अंदर जो काम होते हैं, लिखने का काम हो गया, व्यापारी का काम हो गया, इधर से उधर माल ढोने का काम हो गया, ये उनकी पूरी की पूरी वो यूनियन है। फिर इसके बाद लास्ट वाला देखते हैं। बोले एक मंदिर की कमेटी है भाई मेरे, ये मंदिर की कमेटी भी कहां से हो जाएगी? ये जो है सिटी के अंदर कमेटियां हैं, सिटी काउंसिल है भाई मेरे। ये अधिष्ठानाधिकारना जो है वो एक सिटी काउंसिल है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसका देखते हैं। इट वाज अ बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स रिप्रेजेंटिंग गिल्ड्स, आर्टिसंस एंड स्क्राइब्स। ये बात एकदम से सही है भाई मेरे। गिल्ड्स एक तरह से होगा कि यूनियंस वगैरह, कमेटियां वगैरह ही हो गया, है ना। तो ये कारीगरों की होगी, स्क्राइब्स की होगी, कैरावंस की होगी, कुछ भी लिख सकता है। तो ये सी वाला जो है ये एकदम बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए
उसके बाद आप देखिए कि जो विलेज लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैंने पहले भी बताया था, मैं वापस से एक बार रिफ्रेश कर रहा हूं क्योंकि इससे भी प्रश्न बहुत सारे बने हैं, तो इसके बारे में कुछ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी यहां पे आपको देखने को मिलेंगे जो मैंने पहले नहीं बताए थे। विलेज में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की हम बात करते हैं तो वो ग्राम सभा होती है, जिसको विलेज असेंबली भी बोलते हैं। अगर ग्राम सभा के आपको अलग अलग रीजनल नामों के बारे में जानना है तो एक होता है पंचमंडली, है ना। तो पंचमंडली किसका नाम होता है? ये विलेज लेवल पे ग्राम सभा का ही नाम जो है वो पंचमंडली होता है। और ये हमें कहां पे देखने को मिलता है कि पंचमंडली किस जगह पे लिखा हुआ है? तो ये हमें सांची के जो इंस्क्रिप्शन है ना भाई मेरे, वहां पे हमें देखने को मिलता है। ये चंद्रगुप्त टू के टाइम में जो पंचमंडली बोला करते थे ग्राम सभा को। फिर उसके बाद ग्राम जनपद जो है ये कहां पे बोला करते थे? ये बिहार के रीजन है ना भाई मेरे, वहीं पे इसको ग्राम जनपद बोला करते थे। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि गुप्ता लोग पाटलिपुत्र से ही सब कुछ ऑपरेट कर रहे हैं, और बिहार ही है, मगध है ना। मगध का रीगेन हुआ है पावर का, है ना, गुप्ता के काल में जो है। इससे पहले चंद्रगुप्त के काल में था, मौर्य के काल में, लेकिन गुप्ता के काल में वापस से उसका रीगेन हुआ है। ये बात हमने पहले भी समझी है। उसके बाद आप बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा के, कि ग्राम सभा क्या करती थी। तो ये एक लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जितने भी होते हैं गांव के अंदर, जितना भी कार्यभार होता है उसको संभालती है भाई मेरे। और गांव के अंदर ही जितने भी लैंड है, जमीन के मुद्दे हैं, टैक्स का मुद्दा है, जस्टिस का मुद्दा है, रूरल ड्यूटीज का मुद्दा, वो सारा ये देखती थी। इसके अलावा अगर हम इंपॉर्टेंट विलेज ऑफिशियल्स की बात करते हैं तो ये हमें इनके बारे में कहां पे देखने को मिलता है ये पूछ सकते हैं। तो दामोदरपुर के अंदर जो है एक तांबे का जो है प्लेट मिला है, ताम्रपत्र मिला है। उस प्लेट के ऊपर जो है दामोदरपुर में जो मिली है उसमें हमें यहाँ के विलेज ऑफिशियल्स का देखने को मिलता है कि कौन कौन लोग यहाँ पे इसमें हुआ करते थे, जिसमें नाम लिखा हुआ अष्टकुल का। अष्टकुल या फिर अधिकरणा का नाम लिखा हुआ, जो 8 कुलाधिकारी यहाँ पे हुआ करते थे, जो गांव को ऑपरेट किया करते थे, पूरे गांव को संभाला करते थे। ठीक है, 8 लोगों की एक कमेटी हुआ करती थी, जो जितने भी लैंड है, सेल्स है, परचेज है, जितना भी यहाँ पे काम होगा गाँव का, उसको संभालेंगे। उसके अलावा जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी लार्जर वाली, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विट्ठी बोलते हैं। सबसे बड़ी जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी बहुत सारे गांव जिसमें आ गए, उसको बोल दिया विट्ठी, और एक पर्टिकुलर गांव की सभा को बोल दिया ग्राम सभा। ये सबसे छोटी यूनिट होगी और ये सबसे बड़ी यूनिट होगी। ये मैंने आपको यहां समझाने की कोशिश की है। ठीक है, सेम यहां भी बता देता हूं वापस से, है ना, कि पंचमंडली जो है वो गांव के अंदर जो ग्राम सभा होती है उसी को पंचमंडली बोलते हैं भाई मेरे। और ग्राम जनपद जो है वो बिहार में इसको बोला जाता है। ये तो हो गई सबसे छोटी यूनिट। और सबसे बड़ी यूनिट जो होती है भाई मेरे वो विट्ठी होती है ना। कहाँ गया विट्ठी? एक सेकंड, ये आगे पीछे तो नहीं हो गया? एक मिनट एक सेकंड दीजिए मुझे। कहाँ गया यार? मेरे को ही नहीं दिख रहा, क्या आपको भी नहीं दिख रहा? विट्ठी 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 विट्ठी, ये रहा। ठीक है, ये रहा। ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हैं, वो उसमें इंग्लिश वाले में अगले वाले में कवर हो जाएंगे। मेहतर जो होता है वो ग्राम पंचायत का सबसे पुराना सदस्य होता है। ग्रामीण जो होता है वो गांव का मुखिया होता है। और कुटुंबिन जो होता है वो परिवारों का सदस्य होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यही इंग्लिश में मैंने यहाँ लिख रखा है। ठीक है, इंग्लिश में आप देख लीजिए, महत्तर ये रहा। सीनियर मोस्ट मेंबर जो रहता है ग्राम पंचायत का, सबसे वृद्ध व्यक्ति रहता है, उसको महत्तर बोलते हैं। और जो क्या कहता है कि हेल्ड हाई अथॉरिटी इन विलेज डिसीजन मेकिंग, की कोई भी गांव लेवल पे कोई भी डिसीजन होगा तो ये आदमी की जो वो रहेगा, डिसीजन रहेगा, इसको बहुत ज़्यादा बड़ी मान्यता दी जाती थी। फिर ग्रामीण जो होता है वो विलेज का हेडमैन होता है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जा सकता है। और कुटुंबिन जो होता है वो आप देख लीजिए कि जैसे परिवारों का या फिर बहुत सारे हाउस होल्ड्स का जो लीडर होता है उसको बोलते हैं कुटुंबिन। ठीक है, तो ये कुछ कुछ फैक्ट्स मैंने ग्रामीण, कुटुंबिन क्या होता है, महत्तर क्या होता है, अष्टकुल अधिकारण क्या होता है, इन चारों के बारे में आपको बता दिया है। क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द गुप्ता डायनेस्टी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑफिसर एंड रोल इज करेक्टली मैच्ड। तो गुप्त वंश के प्रशासनिक संरचना के अनुसार जो है हमें बताना है कौन सा सिस्टम जो है सही से मैच कर रखा है। तो आप देखिए कि यहाँ पे बोल रहे ग्रामीण जो होता है वो विलेज का हेडमैन होता है। आप पीछे देखिए, मैंने नहीं बताया कि आपको कहाँ गया ग्रामीण, ये रहा विलेज का चीफ या विलेज का हेडमैन जो है ग्रामीण होता है। तो ये तो बात यहीं से तय हो जाती है भाई मेरे। और पुस्तपाल जो होता है वो सारी बुक्स वगैरह का काम देखता है, वो भी ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कर रखा है। इसके बाद गुप्ता एम्पायर had a very elaborative administrative system at the village level. Which of the following bodies below are mentioned in inscription of that period? तो भाई ये विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन पे फिर से एक प्रश्न हमें देखने को मिला। तो ये हमसे पूछा है कि विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन आता है। तो घटिका तो मैंने आपको नहीं बताया, ना सभा मंडल बताया, ना त्रिमंडली बताया, ये कुछ भी नहीं बताया। पर पंचमंडली जरूर बताया मैंने, और अष्टकुल अधिकारना भी बताया। ये 2 केवल मैंने आज आपको बताए हैं। और यही जो 2 हैं बी और सी कहाँ है? BC है। ठीक है, तो ये BC है, ये उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा
गुप्ताज ने बहुत सारे टाइटल ले रखे थे, वैसे मैंने गुप्ताज के बीच में वो कवर किए हैं, लेकिन यहाँ पे वापस से ये मैंने क्रक्स लिख दिया उसी का, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, क्योंकि इन टाइटल से बहुत सारे प्रश्न जो है आए हैं। ठीक है, तो जैसे श्रीगुप्त ने अधिराज और महाराज का टाइटल, घत्रोत्कच ने महाराज का टाइटल, चंद्रगुप्त वन ने क्या बोला कि मैं उससे भी बड़ा टाइटल लूंगा। ये मैंने केवल काम काम के टाइटल लिए, तो इसने महाराजा धीराज का टाइटल लिया। फिर समुद्रगुप्त ने जो है भाई मेरे सर्वराज उछेता, कविराज, प्राक्रमणा, ये सारे के सारे टाइटल इसने लिए। उसके बाद चंद्रगुप्त टू ने जो है विक्रमादित्य या विक्रमांक का टाइटल लिया, या फिर शकारी का टाइटल भी लिया, जो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, है ना। ये केवल काम के टाइटल जो बार बार रिपीट होते हैं वो लिखे हैं यहाँ पे मैंने। फिर कुमारगुप्त ने जो है महेंद्रादित्य और शक्रादित्य का टाइटल लिया, और स्कंदगुप्त ने, जिसने हुंस को भगाया था, कुमारगुप्त तो खुद मर गया था उसी में, स्कंदगुप्त ने थोड़ा सा हिम्मत दिखाई, तो इसने विक्रमादित्य और क्रमादित्य का टाइटल लिया। उसके बाद ये कुछ कुछ टैक्सीज हैं जो आपको इनके ध्यान में रखने हैं, क्योंकि टैक्सीज से प्रश्न जो है बहुत आ रहे हैं, स्टार मार्क आप कर लो। ये देखो भाग क्या होता है, किंग का शेयर होता है, देखो इसी से प्रश्न इस बार पेपर में आया, और ये पूरे ऐसे आए हैं कि आपको अगर नहीं पता एक भी टैक्स ना, आप उत्तर नहीं दे सकते हैं। और जनरली आप देखो कि ये बात प्लीज ध्यान रखना कि भाग जो है वो किंग का शेयर है, कि भाई कोई भी फसल है उसमें राजा का कितना भाग होगा, ये वो हो गया। और भोग जो है वो अलग है, भोग जो है वो जनरल ट्रिब्यूट जो राजा को आप देंगे। हिरण्य जो है भाई मेरे, ये होता है टैक्स ऑन स्पेशल प्रोड्यूस टेकन इन कैश, ये काइंड में नहीं लिया जाएगा, है ना। ये जो है हिरण्य कैश में ही लिया जाएगा, या फिर कई बार जो है गोल्ड के ऊपर भी टैक्स को जो है हिरण्य बोल देते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा बेडाक भोग जो होता है, ये इरिगेशन, सिंचाई का टैक्स होता है। आपका खेत है, आपको पानी चाहिए, सिंचाई चाहिए, तो उसके लिए टैक्स देना है। भट्टा जो है, भत्ता देखा है आपने, भत्ता पुलिस को देते हैं, हफ्ता भत्ता देते हैं, तो पुलिस का टैक्स है। फिर चरासना, ये जो है अगर आप अपने पशुओं को चरा रहे हैं तो ग्रेजिंग टैक्स है। उसके बाद चाट, ये जो है सिक्योरिटी का टैक्स है भाई मेरे। परताया, ये है भाई टोल टैक्स। आप देखो, आप जिन गुप्ताओं को सोच रहे हो कि भाई बहुत ही स्वर्णिम काल था, इन्होंने धड़ल्ले से टैक्स लगाए हैं। आप देखो एक भी चीज फ्री नहीं है, इससे अच्छा तो आज का दुनिया है भाई, मेरे को लग रहा है ना। आज भी इतना टैक्स नहीं होगा, इन्होंने तो धड़ाधड़ हर चीज में भाई। सुरक्षा करना तुम्हारा काम है, सुरक्षा का टैक्स अलग से लेंगे, पुलिस का टैक्स अलग से लेंगे, पशु चराने का टैक्स अलग से लेंगे, इरिगेशन का अलग से लेंगे। अब जब तुमने इरिगेशन का ले लिया तो फिर तुम इधर बोलोगे कि राजा का भी भाग चाहिए मुझे, है ना, फसल के अंदर। तो हर चीज में इन्होंने भी एक भी फैसिलिटी देते हैं तो उसी का टैक्स ले लेते हैं भाई मेरे, है ना, ऐसे खींच के लेते हैं। तो ये आप देखिए, इतने सारे टैक्सी, इतनी बड़ी सेना थी भाई मेरे, तो उसको कहां से करेंगे, ये लोगों के टैक्स से ही तो कर रहे थे, और कहां से कर रहे थे। हलविकार या हलवकार जो है भाई मेरे, ये टैक्स ऑन प्लोइंग। आप देखिए इधर किंग का प्रोड्यूस भी चल रहा है, उधर ग्रेजिंग का भी चल रहा है, और इरिगेशन का भी चल रहा है, साथ में प्लोइंग का भी चल रहा है। बड़ा धड़ाधड़ जितने ले सकते हो ले लो भाई मेरे, तभी तो गरीब लोग पिस जाते थे। फिर क्लिप्टा या उपक्लिप्ता जो होता है, ये सेल का टैक्स होता है। फिर आप देखिए त्रदाया जो होता है वो नेविगेशन का टैक्स हो गया। उदका भाग जो है वो पानी का टैक्स हो गया। बाली, देखिए ये बाली जरूर आपके ऊपर आ सकता है, ये एक एडिशनल ऑपरेसिव टैक्स होता था पीपल में। जैसे वो होता है ना कि इस बार राजा ने कर दुगना कर दिया, ये वो वाला है कि भाई तुम, राजा सेटिस्फाइड नहीं है, राजा को लग रहा है कि भाई अब मेरे को और पैसे चाहिए, तो जनता के ऊपर जबरदस्ती एक टैक्स लगा देगा। ठीक है, ये वही वाला टैक्स है। फिर आप देखिए सरावृष्टि जो है, ये एक फोर्स्ड टैक्स है। और विष्टि भी एक तरह से विष्टि भी आ जाता है, तो वो भी होता है एक। ठीक है, उपार्निक जो है ये टैक्स टेकन फ्रॉम बॉर्डर स्टेट जो होती है। उपारिकार जो हो गया टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम ऑल सब्जेक्ट्स। और रज्जू जो है ये लैंड के मेजरमेंट का टैक्स हो गया भाई मेरे। धड़ाधड़ आप देखो, भाग, भोग, हिरण्य, भेद, भादक, ये सारे के सारे आपको बस ध्यान रखने हैं, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, काम की चीजें देखते हैं। फिर आप देखिए ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी मैं बताता हूं जिनसे प्रश्न बनेगा। द्रोणव जो है भाई मेरे, द्रोणव होता है यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट, लैंड को मेजर करने की एक यूनिट होती है। फिर दूसरा है वेष्टिका, जिसको विष्टि भी बोल देते हैं। ये इस बार पेपर में आया है, वो बार बार आ रहा है विष्टिका। तो ये फोर्स्ड लेबर होती है या कॉर्वी लेबर होती है भाई मेरे, कि अगर गांव का व्यक्ति जो है पैसा नहीं दे सकता टैक्स की फॉर्म में, तो वहां पे लेबर दे दे कि 2 दिन आकर महल की दरियां बुन दे भाई, तू आजा। फिर अदे जो है कि भाई कोई भी टैक्स जो ड्यू रह गया है ना, या फिर राजा को अभी देना है आपको, विच इज टू बी स्टैंडर्ड या विच इज टू बी टेकन बाय द स्टेट, वो जो ड्यू रह गया है टैक्स, उसको बोलते हैं अदे। फिर वो तो अगला होता है दंड प्रथा। दंड प्रथा जो होता है फिजिकल और जुडिशियल टर्म है, जिसका मतलब होता है कोई भी फाइन देना, है ना, फॉर 10 टाइप्स ऑफ क्राइम। तो 10 टाइप के क्राइम हुआ करते, तो उनके ऊपर जो है फाइन लगता था अगर आपने वो क्राइम किया है तो वो हो गया दंड प्रथा। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको बता दिए। आगे अब देखिए प्रश्न कैसा पूछ रहा है, डिटरमिन द करेक्टली मैच्ड गुप्ता फिजिकल टर्म विद इट्स मीनिंग। यानी कि ये आप देखिए गुप्ता की पूरी इकोनॉमिक्स पूछ रहा है आपसे फिजिकल टर्म्स की फॉर्म में। तो अब यहाँ पे आप देखो कि फिस्टी के बारे में मैंने बताया अभी कि फोर्स्ड लेबर होती है, ये तो एकदम से सही है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, इसने भाग भी बोला, ये
इस बार प्रश्न आया और ये कंट्रोवर्शियल प्रश्न था, मुझे लग रहा है कि शायद इसमें बच्चों ने चैलेंज किया होगा और सभी को जो है 2-2 नंबर दे दिए गए होंगे, क्योंकि आप देखिए कि भाग जो होता है वो किंग का शेयर ऑफ प्रोड्यूस ही होता है। यहाँ पे भोग लिख देता तो बात अलग होती, लेकिन भोग तो उसने लिखा नहीं है, उसने तो लिखा ही भाग है। तो इसके 2 उत्तर मेरे हिसाब से होने चाहिए थे, है ना। तो एडिक्विटी ने एक ही दिया था, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सी और डी जो है दोनों उसमें होने चाहिए थे। ठीक है, चलिए। अगर फिर भी मान लो कि कभी करना भी हो तो फिर विष्टि को आप मार्क कर देना, ये बेहतर है, फिर यही बोल सकता हूं। विच टर्म मीनिंग पेयर इज एक्यूरेट रिलेशन टू गुप्तास डायनेस्टी, तो इनमें से जो है भाई कौन सा सही है, ये गुप्तास के अकॉर्डिंग वो हमसे पूछ रहा है। तो देखिए कि वेष्टिका या फिर विष्टि जो है ये तो फोर्स्ड लेबर होता है, ये इंजॉयमेंट टैक्स बोल रहा है। भाग जो होता है वो प्रोड्यूस के ऊपर लगता है, ये बोल रहा है फोर्स्ड लेबर, तो ये उल्टा बोल रहा है ना, तो ये तो गलत है। ये आपस में नहीं, ये आपस में इंटरचेंज नहीं हो, ये भी गलत है, ये भी गलत है। दंड अपराध जो है वो 10 तरह के फाइन है भाई मेरे, 10 तरह के अपराधों के फाइन है, तो ये वो है। तो ये तो ग्रेन टिथ बोल रहे, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहां से आप सीधा हेडशॉट भी मार सकते थे कि इसका उत्तर अदे होगा, जो कि राजा को आपको अभी पैसे देने हैं, अदे। उसके बाद डिटरमिन द करेक्टली मैच्ड पेयर फॉर गुप्ता एरा ऑब्लिगेशन, तो गुप्ता के कार्यकाल में आप देखो इससे कितने प्रश्न आपके बने कि कौन सा सही है। तो अब आप देखिए कि वेट्टी जो होता है या फिर विष्टि जो होता है, विष्टि कह लो, वेट्टी कह लो, ये सारा का सारा फोर्स्ड लेबर कह लो या फिर कौरवी लेबर कह लो, ये सारे एक ही बात है भाई मेरे, ये जो है ये सही है। अदे तो भाई जो आपका टैक्स ड्यू है, जो अभी तक आपने नहीं दिया वो होता है, ये बोल रहा है रजिस्ट्री, गलत है ना ये। फिर भोग जो होता है भाई मेरे, अभी मैंने बताया 1/6 ऑफ प्रोड्यूस होता है भोग जनरली, है ना, और ये बोल रहा है फ्री लेबर, फ्री लेबर का नहीं होता है, ये नहीं है फ्री लेबर का। फिर 10 अपराध जो है जिनके लिए फाइन होता है ना, तो वो तो फाइन के लिए है ना, ये भी सही लग रहा है भाई मेरे। तो ये क्या पूछ रहा है, हाँ देखिए ये 2-2 सही बन रहे हैं भाई मेरे, ये देखो 10 अपराध भी सही बन रहा है। ये यही तो दिक्कत है इस बार के प्रश्नों में कि ये 2-2 बार है। ये देखो 10 अपराध, दंड अपराध जो है फाइन था 10 टाइप के क्राइम्स के लिए, और यहाँ पे देखिए फाइन्स फ्रॉम 10 ऑफेंसेस, अब ये भी सही बन रहा है। ये बड़ी दिक्कत इस बार हुई है क्योंकि कुछ प्रश्नों में गुप्ता वाले में 2-2 प्रश्न के उत्तर बन रहे थे, होने को ये भी हो सकता है भाई मेरे को लग रहा है। तो ए और डी यहाँ पे मुझे लग रहे हैं परफेक्ट, तो ए और डी। आपका क्या बोलना है? अब क्या कर सकते हैं, ये हमारी गलती नहीं है, आप ये मत समझो कि मेरी गलती है ये, या आप नहीं कर पा रहे आपकी गलती है, ये इन लोगों की गलती है जिन्होंने ये ऑप्शन सेट किए हैं, ये हमारी गलती नहीं है। हाँ कह रहे हैं इतना डीप तो यूपीएससी भी नहीं पूछती, क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही हाल है, अब कुछ कर नहीं सकते ना इस चीज में, करें क्या भाई। चलिए अब गुप्त काल के मंदिरों के बारे में बात कर लेते हैं कि गुप्त काल के मंदिर जो है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। विष्णु टेम्पल कहाँ पे है जो इन्होंने बनवाया, तो टिकावा में है। शिव टेम्पल भुमारा में है। पार्वती टेम्पल नचना कुठारा में है। दशावतार टेम्पल जो इन्होंने बनाया वो देवगढ़ झांसी के अंदर है। शिव टेम्पल एक जो है को नागौड़ में भी आपको देखने को मिलेगा। फिर भीतरगांव में भीतरगांव टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। एक लक्ष्मण का टेम्पल है जो कि ईंटों का बना हुआ है, ये कानपुर में आपको देखने को मिलेगा। लक्ष्मण का ही एक टेम्पल आपको सिरपुर या रायपुर में देखने को मिलेगा, है ना, लगभग छत्तीसगढ़ का एरिया हो गया आज की डेट में। मुकुंद दर्रा टेम्पल आपको कोटा में राजस्थान में देखने को मिलेगा। धामेक स्तूपा सारनाथ में देखने को मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना धामेक स्तूपा जो है इसको स्टार्ट किसने किया था या बनवाया किसने था, अशोक ने बनवाया था। लेकिन इसको एक्सपेंड करने का काम जो किया है वो गुप्तों ने किया है। ठीक है, किसने किया है, गुप्ताज ने। एक्सपेंड गुप्ता ने किया है लेकिन बनवाई अशोक ने थी, प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ में धामेक स्तूपा के बारे में, अब ये क्या कर रहा है आजकल, हाइट डायमीटर इसको ज्यादा चुल मची हुई है, तो धामेक स्तूपा के बारे में हाइट पूछेगा तो 43.6 मीटर है और इसका जो व्यास है वो 28 मीटर है। वहीं पे आपसे सांची स्तूपा का भी पूछ सकता है, तो सांची का जो डायमीटर 36.6 मीटर है जिसको 120 फीट बोल सकते हो, और हाइट जो है 16.46 मीटर है यानी कि 54 फीट है। इसको भी फीट में कन्वर्ट करके ध्यान रखना, ये 2 का ध्यान जरूर रखना, ये पेपर में टपकेगा, आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ आएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कभी भी टपक जाएगा, आएगा, लिख दिया। फिर एक जरासंध की सिटिंग है, ये राजगिरिया बिहार में इन्होंने बनवाई है, तो ये ध्यान रखना इसके बारे में भाई मेरे, ये सब पढ़ना पड़ेगा, क्या करें अभी। अब जो मंदिरों की बात हो रही है, विष्णु टेम्पल जो देवगढ़ में है भाई मेरे, है ना, और ये झांसी के आसपास के एरिया में आपको देखने को मिलेगा। और दशावतार टेम्पल भी यहीं आपको देखने को मिलेगा जो अर्ली शिखर स्टाइल का है भाई मेरे। ठीक है, तो शिखर स्टाइल का जो है आपको देखने को मिलता है, ये स्टाइल ऑलरेडी हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। फिर भीतरगांव टेम्पल जो है ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ब्रिक टेम्पल है भाई मेरे, तो ईंटों का जो बना हुआ है सबसे पुराना मंदिर जो है भीतरगांव का, जो आज भी मतलब ठीक दिखता है। फिर उदयगिरी की केव्स जो है भाई मेरे, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। उदयगिरी की केव्स को जो पैट्रोनेज किया था, इसको पैट्रोनेज किया था आपका चंद्रगुप्त II ने भाई। तो
तो चंद्रगुप्त टू ने जो है उदयगिरी केव्स को संरक्षण दिया था। और यहाँ हमें जो है एक भगवान विष्णु का वराह अवतार, जो कि आप देखिए बोर, जो जिसको आप कह सकते हैं ना, बेसिकली जो है आई थिंक सुअर का फेस हो गया है ना, तो बोर का फेस जो है ये आपको देखने को मिलेगा। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? उदयगिरी केव्स के अंदर। ये आपसे कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है पेपर में, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए कि गुप्ता रिलीजन की बात करते हैं तो इनका स्टेट रिलीजन, इन्होंने वैष्णविज्म रखा हुआ था, भगवान विष्णु के उपासक थे। अपना एम्बलम गरुड़ रखा है क्योंकि विष्णु के उपासक हैं। मोस्ट पॉपुलर अवतार ऑफ विष्णु ये वराह को मानते थे, यानी ये जो वराह अवतार है सबसे ज्यादा इसी की पूजा करते थे। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश यानी ट्रिनिटी की, त्रिदेव की पूजा भी किया करते थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो वही मैंने बताया, राजधर्म वैष्णव हो गया, राज्य चिन्ह गरुड़ हो गया। विष्णु के सबसे इंपॉर्टेंट अवतार इनके लिए वराह अवतार था। त्रिमूर्ति या फिर त्रिदेव की, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा किया करते थे। फिर ये जो है एक विष्णु मंदिर है, एक भीतरगांव मंदिर है, एक उदयगिरी केव्स है। उदयगिरी केव्स जो है किसके कार्यकाल में जो है इसको संरक्षण मिला है? चंद्रगुप्त टू के कार्यकाल में। चलिए अब हम कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, जहां से प्रश्न जो है फंस सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला था आज ही मैं सारे का सारा इसी सेशन में खत्म कर दूंगा, 2 सेशन तक इसको नहीं रखूंगा। कह रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री कब खत्म होगी? आज ही खत्म होगी, ठीक है, आज ही खत्म करूंगा। आज ही खत्म होने वाली है एंशिएंट हिस्ट्री। और फिर वीडियो के एंड में आपको बाकी सारी चीज़ें बताता हूँ कि ख़त्म होने के बाद क्या करना है, वो वीडियो के अंत में हम डिस्कस करते हैं। फिर आगे देखिए रॉक कट केव्स की बात करते हैं। रॉक कट केव्स में आप देखेंगे तो अजंता केव्स जो हैं ये बहुत मशहूर हैं भाई मेरे, अजंता केव्स, इनको आप ध्यान में रखिएगा। अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में है और बनवाई किसने? हरिसेन ने बनवाई हैं, ठीक है। तो इसमें जो है राजा कहीं लिखा है, मैंने क्या नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ, हरिसेन। हरिसेन जो है वकाटकाओं का राजा है, वकाटकाओं का। और जो वकाटका बैठे थे गद्दी पे, वो किसको मार के बैठे हैं? वो सतवाहनों को मार के बैठे हैं। तो ये जो केव्स हैं भाई मेरे, ये सतवाहन और वकाटका दोनों ने ही बनवाई हैं, ऐसे आप समझ लीजिए। लेकिन जो मेजर काम है वो हरिसेन ने करवाया, जो कि एक वकाटका राजा था, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए ये कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। यहाँ पे हमें 29 गुफाएं अजंता की गुफाओं में हमें देखने को मिलती हैं। एक ही पत्थर को काट के जैसे बहुत सारी गुफाएं बना दी, समथिंग लाइक दैट, आप इसको देख सकते हैं। फिर यहाँ पे हमें बहुत सारी इस प्रकार की पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं। इन पेंटिंग्स का कौन सा स्टाइल है ये कई बार पूछ लेते हैं, तो इनको फ्रेस्को मुराल पेंटिंग बोलते हैं, फ्रेस्को मुराल पेंटिंग बोलते हैं। प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा फेमस थीम की बात करते हैं तो यहाँ पे कैसा थीम है? पद्म पानी और फ्लाइंग अप्सराएं बहुत सारी हमें देखने को मिलती हैं। तो पानी में जैसे वो क्या कहते हैं उसका, कमल का फूल हो गया, या फिर बहुत सारी अप्सराएं उड़ रही हैं, समथिंग लाइक दैट। ऐसे हमें बहुत सारे थीम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो थीम देखने को मिलता है वो बुद्धिस्ट थीम ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और कोई भी नीले रंग की आकृति हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, ये इसकी सबसे खास फीचर है। यानी नीला रंग इन्होंने कहीं भी इस्तेमाल इसमें नहीं किया है। प्लीज़ इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, ये कल को प्रश्न पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो टोटल औरंगाबाद के अंदर जो है ये पड़ती हैं अजंता गुफाएं, 29 गुफाएं हैं। और हरिसेन का आपको नाम याद रखना है। हरिसेन जो है उसने इनको बनवाया था, सबसे ज़्यादा जरूरी वही राजा है यहाँ का जिसने इसको बनवाया। वकाटकाओं का राजा है भाई मेरे, है ना, वकाटका है। और फ्रेस्को मुराल पेंटिंग आपको ध्यान में रखनी है। प्रसिद्ध विषय की बात करते हैं इसमें कि कैसे चित्र जो है इस पर दर्शाए गए। पद्म पानी या उड़ती हुई अप्सराएं दर्शाई गई हैं। सतवाहन को मार के ही वकाटका बैठे थे, तो लगभग आप कह सकते हो सतवाहन और वकाटका दोनों ने ही इन गुफाओं को बनवाया है, क्योंकि उन्होंने निर्माण शुरू कर दिया, इन्होंने बनवा दिया, ऐसे आप समथिंग लाइक समझ सकते हैं। और बौद्ध विषय सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और नीले रंग का इस्तेमाल बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं हुआ है। आगे अब बात करते हैं इलोरा केव्स की। इलोरा केव्स को बनवाने का काम किन्होंने किया है भाई मेरे? इलोरा केव्स को बनवाने का काम किया है, मैं इंग्लिश में यहां लिख देता हूं, हिंदी में आगे लिख देंगे, कृष्णा वन ने। कृष्णा वन ने, जो कि एक महान राष्ट्रकूट राजा है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये अजंता केव्स के पास ही है। यहाँ पे 32 गुफाएं हैं भाई मेरे। यहाँ पे बुद्ध धर्म की और ब्राह्मण की और जैन की तीनों के प्रकार की गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी। अब आप देखो कि जो केव नंबर 16 है ये खास क्यों है। केव नंबर 16 जो आप देखते हैं इसको कृष्ण वन ने ही बनवाया है। यहाँ पे कैलाशनाथ टेम्पल है भाई मेरे। इसमें क्या है कैलाशनाथ टेम्पल में कि एक ही केव को काट के आप समझो कि पूरा का पूरा मंदिर जो बनवाया गया है ना, तो वो आप समझो पूरा उसको काट के, एक पहाड़ी थी उसको काट दिया और नीचे पूरा एक जब काटा तो मंदिर बन गया, है ना। तो उसको बोलते हैं कैलाशनाथ टेम्पल। मोनोलिथिक है, एक ही पत्थर को काट के बनाया। और किसने बनवाया है भाई मेरे? ये बनवाया है आपका, अभी मैं वही आपको समझा रहा था, राष्ट्रकूटों के राजा कृष्णा वन ने, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो कुल मिला के ये जो गुफाएं हैं सिर्फ राष्ट्रकूटों ने नहीं बनवाई हैं, उसके बाद कालचूड़ीज, यादव्स, इनों भी
इसको जो है और रिनोवेशन का काम इसमें किया है। उसके बाद आपको यहीं एलिफेंटा केव्स देखने को मिलेंगी, ये लगभग मुंबई के आसपास देखने को मिलेंगी, ये भी राष्ट्रकूटों ने बनवाई हैं। इसमें ओरिजिनली तो बुद्ध लोगों के लिए थी, लेकिन बाद में शैवाइट सेंटर भी बन गया था, यानी कि शिव जी की आकृतियां भी यहाँ पे आपको काफ़ी देखने को मिलेंगी। और इन गुफाओं में एक्चुअली में जो है बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे बुद्ध के लिए बना दी तो बुद्ध मठ के जो लोग हैं वो यहाँ पे रहते थे। फिर अगर ब्राह्मण के लिए बनाई है तो ब्राह्मण लोग रहने लग गए, जैनियों के लिए बनाई तो जैनी लोग रहने लग गए। उनके संरक्षण के लिए वो लोग यहाँ रहा करते थे एक तरह से, ठीक है, पूजा पाठ किया करते थे। फिर बाग केव्स की बात करते हैं तो ये बागा केव्स जो है लगभग इंदौर के आसपास मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगी। 9 सैंडस्टोन बुद्धिस्ट केव्स हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे कितनी है इसके अंदर टोटल केव, बागा केव में 9 गुफाएं हैं बागा में, है ना। ये भी फ्रेस्को मुराल पेंटिंग के लिए जानी जाती हैं और ये 6th सेंचुरी के आसपास की गुफाएं मानी जाती हैं। तो ये तीनों ही प्रकार की गुफाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया है भाई मेरे। तो कुल मिला के यहाँ पे बस आपको जो राष्ट्रकूट राजा कृष्णा वन का नाम याद रखना है, जो कि राष्ट्रकूटों का एक महान राजा है भाई मेरे, राष्ट्रकूट राजा है, बस इसका नाम याद रखना है। इसी ने इनको बनवाया है एलोरा केव्स को, और ये कैलाश मंदिर भी इसी ने बनवाया। और गुफा नंबर 16 ही कैलाश मंदिर है, यानी गुफा नंबर 16 पे जब पूरी छिताई कर दी, उसकी कटिंग कर दी, तो वहां पे जो है वो कैलाश मंदिर बन गया, एक ही चट्टान को काट के बनाया है। राष्ट्रकूट, कालचूरी और यादवों ने जो है इसको पूरा का पूरा बनवाया है। तो इन तीनों का नाम आप याद रखिएगा। एलिफेंटा जो केव्स हैं वो आपको मुंबई के आसपास में मिलती है, जहाँ बुद्ध और शिव के भक्त रहा करते थे, ऐसे समझ लो। बाग केव हमें वहाँ पे 9 बलुआ पत्थर की गुफाएं मिलती हैं जो बौद्ध धर्म की हैं, और फ्रेस्को चित्र मिलते हैं भाई मेरे, ये हमें इंदौर के आसपास देखने को मिलती हैं। चलिए सवाल देखते हैं। कैलाशनाथ टेम्पल इन एलोरा वॉज बिल्ट बाय विच डायनेस्टी। तो अभी मैंने आपको बताया राष्ट्रकूटों के जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा हैं कौन है भाई मेरे, कृष्णा वन, उसने जो है ये बनवाया है। तो राष्ट्रकूटों का राजा है, ये उत्तर हो जाएगा। आगे अब जूनागढ़ केव्स की बात करते हैं। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन या जूनागढ़ केव्स आर बहुत डिफरेंट थिंग। ये जूनागढ़ केव्स की बात हो रही है, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, महाराष्ट्र की बात है तो संभाजी नगर आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। वो औरंगाबाद की बात जो कर रहे हैं संभाजी नगर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, वो लिख देता हूँ मैं, कई बार लोग जो है भूल जाते हैं, मैं लिख देता हूँ। कहाँ गया, कहाँ बोल रहे थे, ये रहा, ठीक है। तो औरंगाबाद को आप क्या बोलते हैं, संभाजी नगर के नाम से जानते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। संभाजी महाराज के नाम से औरंगजेब का नाम हटा दिया है। चलिए अब आते हैं जूनागढ़ की गुफाओं पे। ये जो है ये भी इलोरा के टाइम की हैं भाई मेरे, और गुप्ता स्टाइल की पेंटिंग्स वगैरह हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे जो बुद्धिस्ट लोग रहे हैं, और बुद्धिस्ट मॉन्क दत्तक जो है, ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने ही इन गुफाओं का निर्माण करवाया, या फिर उन्होंने ढूंढी हैं ये गुफाएं, निर्माण तो क्या करवाया, ऐसे आप समझ सकते हैं। फोर्ट के एंट्रेंस पे हमें हिंदू तोराना भी देखने को मिलता है, तोराना टाइप का हिंदू सिस्टम जो है, ऐसा करके जो है हमें ये हिंदू तोराना जो है देखने को इसमें मिलता है। फिर इसके बाद आती है नासिक की गुफाएं। ये जो है 23 हीनयान बुद्धिस्ट केव हैं यहाँ पे, टोटल 23 गुफाएं हैं भाई मेरे, है ना। और बुद्धों की हैं ये सारी की सारी गुफाएं, और ऐसा बोला जाता है 1st सेंचुरी AD की ये गुफाएं हैं। फिर तीसरा जो आता है मंडपेश्वर आता है, यहाँ पे एक नंदी भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इससे भी आपको ध्यान में रखना है, नंदी की मूर्ति एक देखने को मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि यहाँ हमें ब्राह्मणिकल केव्स देखने को मिली हैं, ठीक है। और बाद में जो है ये क्रिश्चियन श्राइन्स के अंदर कन्वर्ट हो गई थी। तो यही मैंने बताया, मंडपेश्वर गुफाएं जो पहले ब्राह्मणवादी थी, बाद में क्रिश्चियन गुफाएं बन गई। नासिक की गुफाएं जो हैं पांडुलेनी के अंदर, वहाँ पे 23 गुफाएं जो हीनयान बुद्धिज्म की हैं। और इसके अलावा जूनागढ़ के अंदर अगर हम देखते हैं तो जो बाहर का गेट है वो हमें दिखता है समथिंग लाइक क्या कहते हैं उसको, हिंदू तोरण जैसा। और बाकी वो जो गुफाएं ये देखिए अंदर पेंटिंग वगैरह ये सब देख रहे हैं, ये सारा हमें बुद्धों की देखने को मिलती है। इसके बाद फिर गुप्ता स्कल्पचर्स की बात कर लेते हैं साथ में। गुप्तास के काल में आप देखो, जैसे कुषाणों के काल में हमें जो है ज़्यादा देखने को मिला, मथुरा आर्ट देखने को मिली, गंधारा आर्ट देखने को मिली। यहाँ पे हमें जो देखने को मिलेगी सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये पूछ ले तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये पूछ सकता है इस बारे में, क्यों ना पूछे, है ना। जब कुषाणों के बारे में पूछ रहा है तो गुप्ताओं के बारे में भी पूछ लेगा। फिर आप देखिए फीचर क्या थी इसकी, स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन, स्मूथ फिनिश, सेरेनिटी, ऐसे करके एकदम क्लीन थी, स्मूथ थी, चेहरे पे आपको शांत भाव दिखेगा, है ना। तो स्पिरिचुअल ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ बोलने वाला स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन टाइप देखने को मिलेगा। इसका एग्जांपल अगर आपको देखना है तो सुल्तानगंज बुद्धा, ये आप स्टार मार्क कर लो, ये जो है हमें सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट का एग्जांपल आपसे पूछ सकता है पेपर में। गुप्ता काल का सुल्तानगंज बुद्धा आप ध्यान में रखिएगा, जो 7.5 फीट का है और ब्रॉन्ज का बन रखा है, ये आएगा। ये मैं लिख रहा हूं अभी कि आएगा, तो मतलब आएगा, कभी भी टपक जाएगा ये आपका, है ना।
आगे, अब अगर मैं टेम्पल्स का जनरल फीचर देखता हूं इनके कार्यकाल में, तो मंदिरों का जनरल फीचर अगर आप देखते हैं, शुरुआत का जो फेस देखते हैं, तो इनके कैसे हुआ करते थे। जैसे मंदिरों को नगाड़ा स्टाइल का इन्होंने बनाना शुरू किया है ना इस टाइम पे। नगाड़ा स्टाइल कैसा होता है मंदिर, समथिंग लाइक ये जो आपको दिख रहा है ये नगाड़ा स्टाइल हो गया है ना, ऐसे करके जो जा रहा है। और यहाँ पे जो है गर्भगृह है, शिखरा, ये नगाड़ा, ये सारा का सारा इनका जो है सिस्टम हुआ करता था मंदिरों का। ये ऑलरेडी हमने मंदिरों का स्ट्रक्चर टेम्पल्स वाली एक वीडियो के अंदर हमने पढ़ भी रखा है। फिर आप देखिए अलग अलग तरह के मंदिर होते थे। जैसे एक मंदिर कैसा हो जाता था जिसका पूरा बेस जो है वो वर्गाकार है, स्क्वायर जैसा है, ठीक है। आप देखिए ये स्क्वायर जैसा आपको मंदिर देखने में लग रहा होगा। वही दूसरा मंदिर जो है वहां पे एम्बुलेटरी हुआ करती थी। एम्बुलेटरी का मतलब है प्रदक्षिणा जिसकी हुआ करती थी चारों तरफ, वो एम्बुलेटरी वाला हो गया। फिर एक शिखर स्टाइल का मंदिर है, ये देखो लंबा सारा ऊपर जाके शिखर बन रहा है, ये शिखर स्टाइल वाला हो गया। जैसे भीतरगांव वाला मंदिर हो गया है ना, मैंने लिख रखा है यहाँ एग्जाम्पल। यहाँ बुमारा और नाचना कुठारा जो है वो एम्बुलेटरी हो गया। टिगवाना और ईरान जो है वो आपका जो है स्क्वायर बेस वाला हो गया। फिर एक सर्कुलर बेस वाले हुआ करते थे, जैसे कि मनियार मठ हो गया राजगीर के अंदर, ऐसे देखो ये सर्कुलर जो हो गया ये मठ हुआ करता था ऐसा। फिर एक एप्साइडल टेम्पल होते थे, आप देखो ऊपर से यूं करके यूं है एप्साइडल, ठीक है। तो ये कोपटेश्वर आंध्रा के अंदर जो है ये वाला मंदिर हो गया। तो यही वो सारे के सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं कि सपाट छत वाला कौन सा है, चल के साथ वाला कौन सा है, शिखर मंदिर, अपसाइडल मंदिर, गोलाकार मंदिर, ये अलग अलग टाइप के जो है इनके मंदिर हुआ करते थे। चलिए, अब वही मैंने बताया कि यहाँ पे क्योंकि ये नॉर्थ भारत में इन्होंने ज़्यादा राज किया है तो नगाड़ा स्टाइल जो है सबसे ज़्यादा इनका फेमस रहा है। और अगर मैं शिखरों की बात करता हूँ तो शिखर में जो है रेखा प्रसाद, अगर याद हो किसी को भी, एक मंदिरों वाली वीडियो मैंने पढ़ाई थी उसके अंदर मैंने सारा बताया था रेखा प्रसाद वगैरह क्या होता है और इनसे प्रश्न आ रहे हैं। तो रेखा प्रसाद जो सिस्टम है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। रेखा प्रसाद में टॉल होते हैं, कर्विंग टावर होते हैं भाई मेरे, समथिंग लाइक मान लो कि बहुत ऊंचाई पे होंगे और दीवारें यूं सीधी ना होकर हल्की सी यूं कर्व में होंगे। आप ध्यान दीजिए ये देखो ये कर्व आया है ना, करने को तो ये सीधे भी यूं कर सकते थे, सीधी नहीं है कर्व में आई है, इसको बोलते हैं रेखा प्रसाद। फिर दूसरा होता है फमसाना। फमसाना थोड़ा सा शॉर्ट होता है और स्टेप्ड रूफ होता है, ठीक है। तो फमसाना में जो है भाई मेरे आप देखिए कि ये तो बहुत ऊंचा हो गया, ये थोड़ा कम होगा ऊंचा और इसमें स्टेप बने, आप देखो सीढ़ी जैसा, सीढ़ी नुमा है, ये देखो सीढ़ी नुमा, ये हो गया फमसाना स्टाइल। और तीसरा होता है वल्लभी। वल्लभी जो है एक तरह से वैगन टाइप या एक वॉल्ट टाइप जो है, ऐसे समझ लीजिए जैसे तिजोरी टाइप जो है होता है, इसको बोलते हैं वल्लभी, ठीक है। तो ये तीन तरह के और इसका बेस जो होता है रेक्टेंगुलर होता है। आप देख लीजिए, आप नीचे रेक्टेंगल बनाना चाहे तो यूं करके बना सकते हैं आयताकार, ठीक है। तो ये तीन जो है शिखर के स्टाइल हो जाएंगे। उसके बाद आप देखिए सब स्कूल इनके देखते हैं तो ओडिशा स्कूल देखते हैं। तो ओडिशा स्कूल में आपको रेखा पीड़ा, पीड़ा ड्यूला और खाखरा जो है देखने को मिलता है स्टाइल। ये पूछ लेता है पेपर में, ये बड़े अजीब से प्रश्न आए हैं पेपर में कि बताओ इसमें से उड़ीसा स्कूल कौन सा है, तो ये पता होनी चाहिए तभी आप उत्तर दे पाओगे। फिर ये जो है आपको भुवनेश्वर और कोणार्क के मंदिर में देखने को मिलेगा। वहीं खजुराहो जो टेम्पल है जो चंदेलों ने बनवाए हैं भाई मेरे, जैसे उसमें केंद्रीय महादेव का मंदिर है भाई मेरे, है ना, यहाँ भी हमें यही स्टाइल देखने को मिलता है। इसके अलावा जो सोलंकीज ने गुजरात के अंदर मंदिर बनाए जैसे मोदरा सन टेम्पल वगैरह, भीमदेव टेम्पल वगैरह, भीमदेव वन ने बनवाया, तो यहाँ भी हमें यही स्टाइल जो उड़ीसा स्टाइल थोड़ा सा टच देखने को मिलता है। उसके अलावा आप देखिए कि सती के बारे में कौन से इंस्क्रिप्शन में मैंशनड है, तो सती प्रथा के बारे में जो मैंशनड है वो ईरान पिलर के अंदर मैंशनड है। ये प्लीज़ आप ध्यान में रखिएगा, जो कि भानुगुप्त के टाइम का है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर जो दिनार है, दिनार किसको बोलते थे, गोल्ड के सिक्कों को बोलते थे, जो गुप्ता और कुषाण दोनों ही उसको दिनार बोला करते थे, ये हमसे पूछा गया है। तो दिनार के बारे में बता दिया कि जो सोने के सिक्के होते हैं, सती प्रथा का जो उल्लेख है वो भानुगुप्त के एरन स्तंभ शिलालेख में किया हुआ है। इसके अलावा आप देखिए कि शिखर के अलग अलग स्टाइल होते हैं जैसे कि रेखा प्रसाद, फमसाना और वल्लभी, और उसमें भी अगर उसके उप स्टाइल या उप स्कूल देख लेंगे तो ओडिशा स्कूल हो गया जिसमें रेखा पीड़, पीदादुल्ला और खाखरा रहता है। जैसे कि भुवनेश्वर का कोणार्क मंदिर हो गया, खजुराहो का मंदिर, सोलंकी गुजरात के अंदर जो हम देखते हैं मोधरा सूर्य मंदिर वो हो गया। ये सारे के सारे जो हैं ये इसी स्टाइल के हैं भाई मेरे। चलिए अब हम बात करते हैं गुप्तास। तो देखिए अब इनका लगभग नाश हो गया, टूट गए, बिखर गए। अब मेन सेंट्रल पावर जब बिखरती है तो वापस से नए लोग आएंगे, नए एम्पायर बनेंगे। अब वो नए एम्पायर जो बनते हैं वो बनते हैं पोस्ट गुप्ता के अंदर। अब वो पोस्ट गुप्ता में कौन से नए एम्पायर बनते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। तो पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी में आप देखेंगे आफ्टर 6th सेंचुरी जिसमें हम कहते हैं, तो अब जो है ये सारी डिक्लाइन हुआ, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन वापस से जो है आप समझो कि सामंतवाद वापस से बन गया है ना, फ्यूडेटरीज वापस से अलग हो जाती हैं क्योंकि सेंट्रल पावर वीक हो गई है भाई मेरे। अब यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं जैसे कि आप देखो पुष्यभूति आएंगे, मुखारी आएंगे, मैत्रिका आएंगे और लेटर गुप्ता आएंगे। ये चारों का आपको पता होना चाहिए छोटा छोटा। अब देखो जैसे मुखारीज जो है ये इसके बारे में बहुत डिटेल में आज तक तो नहीं आया है, एक बार जो है थोड़ा बहुत आया था, तो मैं आपको
फिर भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देता हूं। मुखारिज देखिए कि जब गुप्ता टूट गए, तो गुप्तास का मैप मैंने शुरू में दिखाया आपको, तो मुखारिज देखिए कि जब गुप्ता टूटेंगे तो मान लो उधर वाला भाग उधर वाले ने ले लिया, इधर वाला इधर वाले ने ले लिया, उधर वाला उधर वाले ने ले लिया, तो ऐसे करके वो जो टूटा है, कौन सा भाग किसने लिया है मैं वो बताना चाह रहा हूं। मुखारिज ने जो भाग लिया है वो कन्नौज वाला भाग लिया है, यानी कि लगभग आप समझो वेस्ट उत्तर प्रदेश वाला, ठीक है। लेकिन वहीं पे आप देखिए कि मैंने आपको बताया था, मैं वापस से मैप दिखाता हूं आप लोगों को। पहले आप देख लो, मुखारिज ने उत्तर प्रदेश वाला भाग लिया है, मैत्रका ने गुजरात वाला लिया, और लेटर गुप्ता जो मगध में रहे। अब मैं आपको मैप दिखाता हूं, ठीक है, मैप दिखाते हैं वापस से आपको, कहां गया, वहां से आपको समझाता हूं। एक सेकंड रुकिए, क्योंकि वहां से और समझ में आएगा आपको। ये रहा, अब आप देखो, मैंने बताया था आपको ये मगध का रीजन है, तो जो लेटर गुप्ता थे, अब देखो ये सारा गुप्ता पीरियड था, लेकिन जब सेंट्रल पावर यहां बैठी है वो वीक हो गई, तो लेटर गुप्ता के पास ये सारा छूट गया, ये सारा छूट गया, तो यानी कि लेटर गुप्ता के पास जो केवल इतना ही भाग रह गया, खुद के मगध वाला है ना, तो ये तो ले गया लेटर गुप्ता, इनको बोल दिया लेटर गुप्ता जो बाद के गुप्ता है। लेकिन अब वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ये जो है मुखारिज, ये उत्तर प्रदेश में आ गए, ठीक है। तो यानी कि इधर का जो एरिया है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, इधर तो गुप्ता रह गए बिहार में, ये उत्तर प्रदेश के भाग में जो है मुखारी आ गए, है ना। ये पहले उन्हीं के अंडर हुआ करते थे, इन्होंने बोल दिया हम नहीं देंगे टैक्स, तुम्हें जो करना कर लो, ये अलग हो गए। अब आप देखिए कि बाद में ये भी गुप्ता के अंडर ही आता है ना, बाद में ये भाग भी गुजरात के आसपास का भाग भी गुप्ता के अंडर ही आया था, और वकाटका भी उन्हीं के अंडर आ गए थे, लगभग सारा भारत ही उनके अंडर में था, है ना। तो ये जो भाग है गुजरात वाला, ये हुए मैत्रिका, मैत्रिकाओं ने भी अपने आप को अलग कर लिया और गुजरात के भाग को अपना सेपरेट हो गए, है ना। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे अगर आप देखते हैं तो मैत्रिका अलग हो गए, एक्सक्यूज मी, मैत्र के जो बने वो गुजरात के सौराष्ट्र वाले भाग में अलग हुए, और वहीं पे लेटर गुप्ता जो वो मगध में ही जो पुराने गुप्ता रूलर रह गए थे वो हो गए। अब मुखारिज जो है भाई मेरे, इनकी कैपिटल हुई थी वल्लभी, है ना, और फाउंडर था सेनापति भद्रका, और यहाँ भी आप लगभग कह सकते हैं वल्लभी वाले ही हो गए, ट्रिब्यूटरी चीफ ऑफ गुप्ता थे, पहले गुप्तास के अंडर ही थे, वही हमें बता रखा है बस। और लेटर गुप्ता में तो भाई यही है कि ये जो है बाद में वसाल स्टेट बन गए थे पुष्यभूति रूलर हर्षा के, क्योंकि अब जो है इसके बाद आप देखिए कि जो मेजर रूलर आने वाला है नॉर्थ में वो हर्षा ही आएगा, और क्योंकि देखो जब भी फ्रेगमेंटेशन होगा कोई ना कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग राजा जरूर आएगा जो सबको एक साथ जोड़ने का काम करेगा, उनको हरा के ही एक साथ जोड़ेगा, है ना। और जैसे ही वो हराएगा आप समझिए बहुत सारे युद्ध होंगे, बहुत सारे लोग मरेंगे, बहुत सारी इकोनॉमी डाउन होगी, है ना। तो ऐसा ही होता है भाई मेरे। तो हर्षा आकर जो है, जो कि पुष्यभूति रूलर है, वो इन सब को जो है अपने अंडर करने की कोशिश करेगा, है ना। और लेटर गुप्ता भी जो है उसके वसाल में रहेंगे, उसी की शरण में रहेंगे। अब ऐसे समझ लीजिए जो गुप्ता पूरे राज कर रहे थे वो लुढ़क गए, बस ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये गुप्ताओं का लगभग अंत मैंने बताया है। तो अब जो है आप देखिए कि आता है पुष्यभूति साम्राज्य, पुष्यभूति डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी का जब हम देखते हैं तो इन्होंने जो है दिल्ली के रीजन से लगभग रूल करना शुरू किया, है ना, जो कि नॉर्थ में है भाई मेरे। कैपिटल इन्होंने थानेसर को बनाई जो हरियाणा में है। तो कुल मिला के हरियाणा वाले खुश हो जाओ भाई मेरे, ये अपना हरियाणवी लौंडा था जिसने कि थोड़ा सा अपना राजपाट को फैलाने की कोशिश की। उसके बाद आप देखिए कि प्रभाकर वर्धन के बारे में बात करते हैं, जिसने कि हुंस को हराया भाई मेरे, और जो है पंजाब और हरियाणा दोनों पे अपना कंट्रोल रखा है। किसने रखा है? प्रभाकर वर्धन ने। फिर उसी का बेटा जो है ना, प्रभाकर वर्धन का ही बेटा जो है हर्षा हुआ। हर्षवर्धन किसका बेटा? प्रभाकर वर्धन का है। और हर्षवर्धन ने क्या किया आकर? वर्धन डायनेस्टी का रियल फाउंडर एक तरह से इसको आप कह सकते हैं, है ना। और जो है पुष्यभूति डायनेस्टी को फाउंड कर दिया हर्षवर्धन ने आके। इसके अलावा आप कैपिटल देखिए, इसने क्या किया? कैपिटल को शिफ्ट किया थानेसर से, ये कन्नौज ले गया अपनी कैपिटल को उठा के, है ना, इधर से उधर ले गया पूरा का पूरा ही, क्योंकि इसको जो है लगभग पूरे एरिया को कैप्चर करना है। साथ में आप देखिए मिलिट्रिकल और पॉलिटिकल अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो इसके साथ युद्ध होता है पुलकेशिन II का। पुलकेशिन II जो है चालुक्य का बहुत बड़ा राजा है, आप ऐसे समझ लीजिए समथिंग लाइक कि इसको मैं एक अलग स्लाइड में भी बता दूंगा, ऐसे बता देते हैं। पुलकेशिन II जो है, पुलकेशिन II जो है चालुक्यों का सबसे बड़ा राजा है, चालुक्यों का सबसे बड़ा राजा है। ये क्या करता है? नर्मदा के तट पे हर्षा को डिफीट करता है। हर्षा डिफीटेड, हर्षा हार जाता है यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद ये दूसरा काम क्या करता है? ये पल्लवों के एक राजा जो है महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन, ठीक है, इसको भी डिफीट कर देता है, ठीक है। और कहां पे इसको छुपना पड़ जाता है? कांचीपुरम में जाकर छुपना पड़ जाता है। इसकी कैपिटल थी कांचीपुरम, कैपिटल ऑफ पल्लवास, ठीक है।
तो ये क्या कर रहा है, दो बड़े काम कर रहा है पुलकेशिन आके, ये हर्षा को भी हरा रहा है नर्मदा के तट के आसपास, और महेंद्र वर्मन को भी जो है हरा रहा है कहाँ पे, कांचीपुरम में जो है उसको घसीट देता है, पीछे की तरफ घसीट देता है। बाद में पल्लवों का एक राजा आता है भाई मेरे, नरसिम्हा वर्मन। इसको लगता है कि भाई इसने बहुत गलत किया है, तो ये नरसिम्हा वर्मन क्या करता है, किल्स, बाद में है ना बदला लेने आता है, किल्स पुलकेशिन टू। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। नरसिम्हा वर्मन क्या करेगा, नरसिम्हा वर्मन जो है आकर उसको पुलकेशिन टू को जो है पीछे की तरफ धकेल देगा। एक सेकंड बस मुझे दीजिए, है ना। गोस्वामी भाई अभी क्लास खत्म होने दो, फिर बताता हूं आपको, सारी बात बताता हूं, एक बार क्लास खत्म होने दो, ठीक है। तो ये जो है नरसिम्हा वर्मन जो है ये क्या करता है, पुलकेशिन टू को मार देता है और वापस से अपने पल्लवों का पूरा जो इसने छीना था पुलकेशिन टू ने, पल्लवों का सारा एम्पायर वापस लेता है। पल्लव काफी एंड तक लगे रहते है ना। नरसिम्हा वर्मन, इसको आप वन कह लीजिए, है ना। इसी को ही महामल्ला का नाम भी, महामल्ला भी टाइटल इसने ले रखा था, तो महामल्ला टाइटल भी इसको दिया हुआ था। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये पूरा आपको ध्यान में रखना है। दिस इज हैशटैग इंपॉर्टेंट, हैशटैग इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा, पुलकेशिन टू जब इसको हरा देता है और नर्मदा के तट पे हराता है ना, लगभग मध्य प्रदेश के आसपास के एरिया में, तो ये जो है अपने आप को पुलकेशिन टू एक टाइटल देता है दक्षिण पथेश्वर, है ना। यानी कि हर्षा की कैंपेन को साउथ में आने से पहले ही रोक देता है। उसके बाद हर्षा की जो पहली कैंपेन होती है वो फेल हो जाती है। ये कहाँ करता है, गौडास पे करता है, और गौड जो है इसको हरा देते हैं, तो ये जो है पहली कैंपेन में फेल होता है। लेकिन बाद में फिर ये क्या करता है, सेकंड एक्सपीडिशन जो लेकर जाता है वो कहाँ पे लेके जाता है, मगध में लेके जाता है, और मगध वालों को हरा देता है भाई मेरे। और मैंने बोला भी आपको कि जो लेटर गुप्ता लोग थे जो, वो इसके वसाल स्टेट बन गए थे, इसके अंडर आ गए थे, तो वहाँ जो शशांका की किंगडम है वो इसके अंडर आ गई। उसके बाद आप देखिए कि जो गोडाज हैं, गोडा डिवाइडेड बिटवीन हर्षा एंड भास्कर वर्मन, है ना। तो गोडा जो है वो हर्षा और भास्कर वर्मन दोनों के बीच में डिवाइड हो गया। उसके अलावा आप देखिए कि इसने डिफीट किया ध्रुव सेन टू को, जो कि वल्लभी का था भाई मेरे, और वल्लभी भी इसके अंडर आ गई एक तरह से, है ना। जो अलग अलग हो रखे थे उनको वापस से जोड़ने का काम कर रहा है। फिर ये जो हर्षा हारा था, ये हमें पता कहाँ से लगता है, तो आई होल का एक इंस्क्रिप्शन है, ये चालुक्यों का इंस्क्रिप्शन है जो चालुक्यों की गाथाओं के बारे में बताता है। ये जो अभी मैंने बताया ना कि पुलकेशिन जो है महान राजा है, ये महान है, महान है, अपराजय है, अपराजय है, ये हमें कहाँ से पता लगता है, ये हमें पता लगता है आई होल इंस्क्रिप्शन से, ठीक है। और ये किनके बारे में ज्यादा बताता है, हमें चालुक्यास के बारे में बताता है, उनके विजय रथ के बारे में बताता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये वही आई होल इंस्क्रिप्शन की बात हो रही है, ठीक है जी। तो हिंदी में भी वही हो गया कि यहाँ पे जो है थानेश्वर के अंदर जो है अब आपका पुष्यभूति साम्राज्य के लोग आते हैं। प्रभागा वर्धन जो है वो हुंस को हराता है, पंजाब हरियाणा पे नियंत्रण करता है, लेकिन उसका बेटा जो हर्षवर्धन है 606 से 647 ईस्वी में आता है, और वो जो है अपनी कैपिटल को शिफ्ट करता है थानेश्वर से कन्नौज, और वो धीरे धीरे एक एक हमले करता है, और कुछ हमलों में फेल भी हो जाता है, कुछ में जीत जाता है। तो पुलकेशिन द्वितीय से हार जाता है, जैसे आप देखिए नर्मदा के किनारे पे, और पुलकेशिन द्वितीय फिर इसको हराने के बाद दक्षिण पथेश्वर का टाइटल लेता है। गौड़ के खिलाफ पहला अभियान में असफल रहा था ये, दूसरा अभियान सफल रहा इसका, मगध और शशांक के राज्य पर इसने विजय प्राप्त की। गौड़ को हर्ष और भास्कर वर्मन के बीच में बांट दिया गया था उस टाइम पे, ठीक है। और वल्लभी के ध्रुव सेन द्वितीय को हराया इसने और उसको अपना जागीरदार बना लिया। और एहोल इंस्क्रिप्शन जो बताती है हमें, वो ये बताती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने इसको हराया था हर्षा को। बस ये काम की चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं, द वर्धन डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय विच रूलर। तो वर्धन डायनेस्टी किस रूलर ने फाउंड की थी, तो पुष्यभूति साम्राज्य जो है ना, उन्होंने जो है अच्छा हाँ, वर्धन डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय विच रूलर, अच्छा पुष्यभूति रूलर्स ने जो है उसको किया था। अब आप देखिए कि यहाँ पे वर्धन वंश की स्थापना किस शासक ने की थी। वैसे इसका नाम यहाँ पे हर्षवर्धना होना चाहिए था, है ना। ये गड़बड़ है कुछ मेरे हिसाब से,
ये एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। प्रभाकर वर्धन नहीं, अच्छा पुष्यभूति नहीं की थी, ठीक है भाई मेरे। जो वर्धन डायनेस्टी है जिसको पुष्यभूति डायनेस्टी कहते हैं, इसको फाउंड जो है पुष्यभूति नहीं किया है, ठीक है, माय मिस्टेक, पुष्यभूति नहीं किया है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे पुष्यभूति ने ही इज द फाउंडर, है ना, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। मेरे को लगा कि प्रभाकर वर्धन क्यों नहीं है, नहीं प्रभाकर वर्धन नहीं है, पुष्यभूति ही है। कहाँ गया भाई, पुष्यभूति ही है, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए, हर्षवर्धन वॉज डिफीटेड ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर बाय विच साउदर्न किंग। तो पुलकेशिन 1 गलती से भी मत मार्क कर देना, पुलकेशिन 2 है भाई मेरे। और यही पुलकेशिन के साथ आप देखिए कि महेंद्र वर्मन और नरसिम्हा वर्मन का नाम भी लिख रखा है। यही पुलकेशिन महेंद्र वर्मन 1 को भी हराता है, लेकिन इस पुलकेशिन 2 को जो है कौन आकर हराता है, पल्लवों का राजा नरसिम्हा वर्मन 1 जिसको महामल्ला बोलते हैं, वो इसको आकर फिर हराता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ये सब बातें हमें जो पता लगती हैं कौन से इंस्क्रिप्शन से पता लगती हैं, आई होल इंस्क्रिप्शन से पता लगती हैं, जो चालुक्यों की विजय के बारे में बताता है। अब हर्षवर्धन का एम्पायर जब कोलैप्स होता है, टूटता है, तो आप देखिए कि फ्रॉम पंजाब अगर हम देखते हैं एक्सटेंट ऑफ एम्पायर, पहले देखती कहाँ कहाँ से है। पहले तो आप देखो पंजाब से लेके उड़ीसा तक और हिमालय से लेके नर्मदा तक, यानी कि ऊपर हिमालय से नर्मदा और पंजाब से उड़ीसा, ऐसे इसका एम्पायर फैल रखा है। और इसने टाइटल अपने आप को शिलादित्य और प्रभातर्का, ये 2 टाइटल दे रखे थे। और इसके अंदर भी काफ़ी रिलीजियस टॉलरेंस थी, ब्राह्मण बुद्धिस्ट जैनियों को कुछ नहीं बोलता था, सबको अपना धर्म जो है फॉलो करने देता था। इसके अलावा इसने बहुत सारे रेस्ट हाउस, हॉस्पिटल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बनवाए थे भाई मेरे। और इसने लार्ज मोनेस्ट्री जो है नालंदा में भी बनवाई थी। अब इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें जो आपको पेपर में आ सकती हैं वो ध्यान में रखिएगा। एक तो इसके कोर्ट पोएट के बारे में आ सकती है कि कौन था इसका कोर्ट पोएट, तो बाणभट्ट जिसने हर्षचरिता और कादम्बरी लिखी है वो इसका कोर्ट पोएट था भाई मेरे। ये बात आप प्लीज ध्यान में रखिएगा, बाणभट्ट का नाम पक्का पूछेगा। फिर हर्षवर्धन खुद भी संस्कृत के प्ले लिखता था, इसने 3 प्ले लिखे, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा। ये 3 किताबें खुद हर्षवर्धन ने लिखी हैं, तो ये 3 किताबों के बारे में भी प्रश्न आ सकता है, स्टार मार्क कर लो, ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है ना। तो मैंने वही बताया, दरबारी कवि बाणभट्ट ने जो इसका लिखा है हर्षचरिता और कादम्बरी लिखी है, हर्ष ने जो 3 खुद लिखी है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा लिखी है। और अगर इसके देखते हैं टाइटल या शीर्षक इसने खुद को जो दे रखे थे, शिलादित्य और परमभट्टरका दे रखे थे। धार्मिक सहिष्णुता थी, ब्राह्मण बौद्ध जैन सब जो है खुशी से रहते थे इसके कार्यकाल में। इसने विश्राम गृह, अस्पताल, धार्मिक संस्थान, काफ़ी सारी चीज़ें बनवाई थी। और नालंदा में एक विशाल महामठ भी बनवाया था। ये भी इसके बारे में आपको ध्यान रखनी है चीज़ें। इसके अलावा अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, जो कभी भी आएगा, ये है पॉइंट भाई मेरे की जो यानसांग है, ये हमेशा पूछेगा कि जो यानसांग है वो किसका कंटेम्परेरी है। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि यानसांग किस किस के कार्यकाल में है। ये हर्षा के कार्यकाल में भी है भाई मेरे, ये पुलकेशिन के टाइम पे भी है, पुलकेशिन 2 के टाइम में, ये आपका नरसिम्हा वर्मन के टाइम में भी है, नरसिम्हा वर्मन 1 के, और साथ में महेंद्र वर्मन भी लिख लो, महेंद्र वर्मन 1 के टाइम, क्या हो रहा है ये, महेंद्र वर्मन 1 के टाइम का भी है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा सकता है यानसांग किस किस के कार्यकाल में है, तो इन सब के कार्यकाल में, क्योंकि ये सब राजा कंटेम्परेरी हैं, एक ही टाइम के हैं। और ये जो यानसांग है, इसने जो है नालंदा में जो है, इसने नालंदा में ये टीचर भी रहा है, और आपका क्या बोलते हैं उसको, पढ़ने वाले को छात्र भी रहा है ना, छात्र लिख लो, स्टूडेंट भी रहा है, छात्र भी रहा है, स्टूडेंट। कहाँ पे, नालंदा में। ठीक है, तो यानसांग जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी में टीचर और स्टूडेंट दोनों के रोल में उसने प्ले किया। पहले वो स्टूडेंट रहा, उसके बाद वो टीचर भी बन गया था वहाँ पे, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, जो हर्षा है उसने ये यानसांग के सम्मान के अंदर जो है कन्नौज की असेंबली जो है बनाई थी, ये बात ध्यान में रखना। कन्नौज में एक असेंबली जो है गठित की थी उसने हर्षा के सम्मान में, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो हर 5 साल में जो है रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन होते थे प्रयाग में, तो ये बात आप ध्यान रखना कि हर 5 साल में, यहाँ पे 6 साल या 12 साल मत करना कुंभ के मेले को देख के, हर्षा के टाइम में हर 5 साल में जो है प्रयाग के अंदर जो है, प्रयागराज जिसको आप बोलते हैं, प्रयाग के अंदर जो है सब लोग रिलीजियस एक सेरेमनी के लिए इकट्ठे होते थे, स्नान करते थे। उसके बाद हर्षा ने जो है चाइना के अंदर एक एम्बेसी भेज रखी थी भाई मेरे, और इन रिटर्न जो है चाइना ने भी यहाँ पे एक एम्बेसी भेज रखी थी, यानी चाइना के साथ भी अच्छे रिलेशन इसने बना के रखे हुए थे। फिर सिक्कों की बात करते हैं, तो सिक्कों का नाम क्या था, ड्रेचमा। अपने सिक्कों को ड्रेचमा बोलता था। एक साइड सिक्के पे हर्षा की फोटो है, और उसके पिछवाड़े पे या पिछले वाली साइड पे जो है आपको मोर दिखाई देगा, नाचता हुआ मोर। ठीक है,
इसके अलावा हर्षा की जो डेथ होती है 647 एडी के अंदर होती है, मोटा मोटा 650 एडी आप मान लीजिए याद करने के लिए। इसके बाद हर्षा कोई भी ऐसा सक्सेसर स्ट्रॉन्ग नहीं छोड़ के गया था, यानी पूरे हर्षवर्धन के साम्राज्य के अंदर, पुष्यभूति साम्राज्य के अंदर सबसे महान राजा हर्षा ही रहा। और हर्षा के बाद पूरा एम्पायर फिर से टूट गया, यहां कोई अगला स्ट्रॉन्ग राजा ही नहीं था, ये आप समझ लीजिए। ठीक है जी। तो यहाँ मैंने वही बताया है, एक तो ये चीनी तीर्थयात्री वान त्वांग के बारे में, यानसांग के बारे में। दूसरा, इसी के सम्मान में कन्नौज सभा आयोजित की थी हर्षा ने। हर 5 साल में धार्मिक सभा होती थी प्रयाग के अंदर भाई मेरे। और चीन में एक दूतावास भेज रखा था और बदले में चीन ने यहाँ पे भेज रखा था। तो चाइना के साथ इसके अच्छे रिलेशन थे, ये पेपर में लिखा आ सकता है। फिर ये जो सिक्के थे भाई मेरे, उनको क्या बोलता था? द्राचमा बोलता था। एक साइड जो है राजा का चित्र है और एक साइड मोर का है, यही हमने बताया। हर्षा की मृत्यु 647 एडी के अंदर होती है और कोई भी उत्तराधिकारी उसका नहीं रहता है। और इस हिसाब से पूरा साम्राज्य हर्षा का टूट जाता है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। भाई इतना सारा याद रखने की जरूरत ही नहीं है। कह रहे सर मस्त क्लास है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत मस्त क्लास बोल रहे हो। याद रखने की जरूरत नहीं होती, ये एक दिन में याद नहीं होगा। एक्चुअली में हिस्ट्री आपको सारी पढ़नी है, क्योंकि हिस्ट्री से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। मैं चाहूं तो आधी भी कर सकता हूं इसके, लेकिन फिर आपको आपके साथ नाइंसाफी हो जाएगी, फिर आप बोलोगे कि पेपर में क्वेश्चन नहीं फंस रहे सर। तो आपको हिस्ट्री जितनी भी है, संपूर्ण हिस्ट्री आप पढ़ के जाइए प्लीज, है ना। क्योंकि हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं आज की डेट में, जो अगर आपने एक भी चीज छोड़ी तो आप गए काम से। और इसको आप ऐसे मत सोचो कि एक ही दिन में आपको याद हो जाएगा। आप सोचो इसको आपको 3-4 बार पढ़ना है, नॉर्मल तरीके से पढ़ना है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा। वहां पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है, कोई सब्जेक्टिव थोड़ी आना है कि तुम्हें ऐसे लिखना है उसके ऊपर। ऑब्जेक्टिव आएगा तो तुम मार्क कर ही दोगे, ये 100% है। अब भाई हर्षा का किससे युद्ध हुआ, क्या हुआ, कौन उसके यहाँ पे आया है, यानसांग आया है, ऐसे लाइन से लिख दो भाई। प्रयाग में हर 5 साल के बाद जो है एक वो करता था, रिलीजियस सेरेमनी करता था, है। ड्रेचमा नाम के सिक्के हैं, एक तरफ मोर नाच रहा है, एक तरफ राजा खुद बैठा हुआ है। 647 में लुढ़क गया, उसके बाद भाई कोई है ही नहीं था इसका उत्तराधिकारी। अगर ऊपर से देखते हैं तो हिमालय से लेकर नर्मदा तक इसका पूरा का पूरा एम्पायर फैला था। इधर आप हरियाणा, पंजाब या दिल्ली से लेके जो है उस तरफ आप देखेंगे तो कौन सा पड़ता है, इसका कन्नौज तक फैला हुआ था। कन्नौज में असेंबली की, ये मेरे को भी तो याद है ना आप ही की तरह, मैं भी तो बक 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 कर रहा हूँ पूरी, ऐसे याद हो जाएगा। मैंने कोई रटा थोड़ी है ये सब चीजें, आपको लग रहा हो कि मैंने रटी हैं, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है। मैं एक बार किसी भी चीज को देखता हूं तो फिर मेरे को तुरंत याद आ जाती है। लेकिन आप बोले कि भाई हर टाइम मैं क्या पूरी पूरी हिस्ट्री रट के थोड़ी दिमाग में घूम रहा हूं, है ना, कि इसने ये पूछ लिया, कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं यहाँ पे, ऐसा थोड़ी करना है, कभी भी नहीं करना ये, इससे आपका दिमाग पागल हो जाएगा भाई मेरे। चलो ऑफिशियल्स की बात करते हैं भाई। हर्षवर्धन के टाइम में ऑफिशियल कौन कौन थे? तो सिंहनाद जो होता था वो आर्मी ऑफिसर होता था। फिर अमात्य जो होता था वो रेवेन्यू और फाइनेंस मिनिस्टर को बोलते थे। उपारिका जो है प्रोविंशियल हेड को बोलते थे, यानी कि किसी भी स्टेट का जो हेड होता था उसको उपारिका बोलते थे। दंड पक्षिक बोलते थे पुलिस के ऑफिसर को। बृहदेश्वरा बोलते थे जो घुड़सवारों का हेड होता था, है ना, कैवेलरी का हेड हो गया। बालाधिकृता जो होता था वो कमांडर होता था। स्कंद गुप्त कोट्टुका, ये किसको बोलते थे? एलिफेंट ब्रिगेड को बोलते थे, जो हाथियों का समूह का होता था, है ना। इसके अलावा अयुक्तका जो बोलते थे वो ऑर्डिनरी ऑफिसर हो गया। और महासंधि विग्रह देखिए यहां भी है, और ये हमेशा पूछता, गुप्त काल में भी रहा था और वही महासंधि विग्रह की पोस्ट यहां भी चली है। ये होता था भाई मेरे जो वॉर और पीस पे देखता था, और साथ में जो है प्लस में फॉरेन अफेयर्स भी देखता था। ये दोनों चीज देखता था, ये बात प्लीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये तो ये वही बताया है भाई मेरे। आगे बढ़ते हैं। चलो यहां तक मैंने ये सारी की सारी चीजें कवर की हैं। अब मैं अगले 5-7 मिनट के अंदर आपको एक फाइनल टच और दे देता हूं, जो जरूरी है मुझे लगता है, जो मुझे बता देना चाहिए। लोग नहीं बताते हैं बट मैं बताना जरूरी समझता हूं। इसको कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, नहीं पढ़ना चाहे तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये फाइनल टच मैं देना जरूर चाहूंगा कि आखिरी में जो है पोस्ट गुप्ता काल के अंदर आप देखिए कि बुद्धा का जो मूर्तियां वगैरह थी या स्कल्पचर्स थे, आर्ट था, वो कैसे चेंज होता है। पहले हमने सारे का सारा देखा, हमने देखा मौर्यों के काल में कैसे स्कल्पचर्स बनते थे, कैसे स्तूप बनते थे। फिर हमने पोस्ट मौर्यन में देखा शुंगों वगैरह के काल में क्या हुआ। फिर हमने जो है आप देखिए गुप्ता काल के अंदर भी देखा कि क्या हुआ। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं पोस्ट गुप्ता में, यानी हर्षा के बाद या हर्षा के टाइम पे या हर्षा के बाद जो है हमें कैसे बुद्ध के स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, क्या उसके अंदर अंतर आया है ना। एक जैसे मैंने गुप्तों के काल की वो आर्ट तो बताई ही है आपको, है ना। कौन सी आर्ट बताइए? सारनाथ वाली आर्ट बताइए, है ना। लेकिन सारनाथ स्कूल के अलावा अब उसके बाद क्या हुआ है वो आर्ट भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बस आपको एक रफ आइडिया आपको पता होना चाहिए। मैं प्रश्न आपको बताता हूं हमेशा क्या आएगा इस आर्ट से। हमेशा ये प्रश्न आएगा कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो है बुद्धा की मूर्ति होती थी उसकी मुद्रा कैसी होती थी। बस पूरे में यही काम की चीज है। अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं रटना है तो इतना भी रट लिया आपने काम की चीज को तो आपका काम हो गया, है ना। अगर मेरे को एक ही शब्द में बोलना है तो वो थी अभय मुद्रा, ठीक है। बस ये मुद्रा आपको ध्यान में रखनी है, अभय मुद्रा।
अगर आपसे ज़्यादा ना याद हो तो, ठीक है। बट मैं फिर भी एक आइडिया दे देता हूँ, ये हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर ये सारा सिस्टम हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, जो वहाँ से मूर्तियाँ निकली हैं। अब आप अगर पूरा पढ़ेंगे तो इसमें बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें बताई हुई हैं भाई मेरे, की क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, कि बुद्धा को एक टीचर और प्रोटेक्टर के तौर पर इसमें दिखाया गया है, आप अगर देखें तो, है ना। यही जो है ब्रेवरी को भी जो है डिपिक्ट करता है। फिर पोस्चर की बात करते हैं तो दो पैर जो नीचे ग्राउंड पे लगे हुए हैं भाई मेरे, ये स्टेबिलिटी को दर्शाते हैं। कल को कोई पूछ ही ले तो बता देना भाई मेरे, है ना। और स्टेबिलिटी और रेडीनेस ऑफ टीचिंग, कि भैया ये एकदम पाठ पढ़ाने के लिए रेडी हैं, उसको दर्शा रहे हैं। फिर जो गारमेंट पहन रखा है भाई मेरे, और गारमेंट की हैंडलिंग है ना, एक हाथ में देखिए कि इस तरीके से जो है लेफ्ट हैंड में जो है ऐसे गारमेंट को होल्ड कर रखा है, रोप को होल्ड कर रखा है, तो वो तो कर ही रखा है भाई मेरे, और एक हाथ से आशीर्वाद दिया जा रहा है। फिर आपको जो है सारनाथ के अंदर अगर आप देखते हैं, सारनाथ जो है गुप्ता की स्कूल ऑफ आर्ट है, ये वो वाला सिस्टम है। अब देखो ये हमारा इंडिजिनियस है, प्लीज इस बात को ध्यान दीजिएगा, इंडिजिनियस है भाई, ये भी और ये भी। जबकि गंधारा जो है उसके अंदर हमें हेलेनिस्टिक कल्चर देखने को मिलता है। गंधारा में क्या होता है भाई, ग्रीक कल्चर देखने को मिलता है। मैंने बताया था ना आप लोग को, जिसमें मुच्छड़ बुद्धा होता है, थोड़ा गंभीर होता है, मस्कुलर टाइप होता है। और मथुरा में क्या होता है भाई मेरे, बुद्ध की बॉडी नहीं होती है, मतलब बॉडी इन द सेंस कि वो सिक्स पैक ऐप वाला नहीं होता, यूं प्लेन होती है ना। और जो है बेबी हेयर नहीं होते हैं, करली वाले होते हैं। फिर मूछ नहीं होती है, मूछ मुंडवाया हुआ बुद्धा होता है, और एकदम पीसफुल बैठेंगे, है ना, प्लेजर में होगा बुद्धा। मथुरा आर्ट में यही बताया था कि नहीं बताया था, ऐसे याद होना चाहिए मथुरा आर्ट में क्या था। लिखने से क्या, लिख तो मैं 50 चीज दूंगा, लेकिन दिमाग में भी तो कुछ चीज रहनी चाहिए ना, कि मथुरा आर्ट का मतलब क्या था। और मथुरा आर्ट हमारे भारत की आर्ट है, इंडिजिनियस का मतलब होता है हमारी देसी आर्ट है, और ये भी देसी है भाई मेरे। सारनाथ आर्ट भी देसी है, क्योंकि गुप्तों के काल की है, तो गुप्त कोई विदेशी तो है नहीं, वो भी देसी है, तो यहाँ की भी देसी आर्ट है। और इस सारनाथ की आर्ट का जो खास बात है, इसमें क्रीजलेस दिखेंगे, ये जो कपड़े हैं क्रीजलेस, इसमें कोई क्रीज नहीं दिखाई देगी कपड़ों की। एक तो ये बात होगी भाई मेरे, दूसरा क्लोज फिस्टेड रहेगा, है ना। क्लोज फिस्टेड मतलब कि लगभग बंद मुट्ठी टाइप कह लीजिए, है ना इसमें। और फिर जो है सेमी ट्रांसपेरेंट रहेगा। ये इसका सिस्टम होता है सारनाथ वाली आर्ट का, प्लीज ध्यान रखना, ये सारनाथ वाली आर्ट का है। ये अभी मैंने अभय मुद्रा दिखाई है, लेकिन सारनाथ आर्ट की ये फीचर है। आपको कल को प्रश्न जो है सारनाथ की आर्ट का पूछा जा सकता है, तो ये खास खास बातें जो है सारनाथ आर्ट की ध्यान रखना। देसी ये दोनों ही हैं, पर दोनों में क्या है, यहाँ पे प्रमुख आपको सिलवटें बहुत ज़्यादा दिखाई देंगी, यहाँ पे आपको सिलवटें कम दिखाई देंगी, बस यही लगभग अंतर है, बाकी तो लगभग सेम है। और यहाँ पे इस तरफ आपको अभय मुद्रा भी दिखाई देती है, एक अभय मुद्रा वाला भी अंतर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो फिर वही मैंने बताया कि भाई एक शिक्षक के तौर पर बुद्धा लग रहे हैं, पैर जो दर्शा रहे हैं वो मजबूती को दर्शा रहे हैं, जमीन के साथ जुड़े हुए हैं, स्थिरता को दर्शा रहे हैं। वस्त्र संभालने का तरीका बताया कि बायां हाथ में जो है चोगा जो है पकड़ रखा है ना। तो वही सब चीजें जो है बस मूर्ति के अंदर है क्या वो बताया हुआ, और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा ऑस्पिशियस मार्क्स या लक्षणों की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो आपको जो है नेल शेल कर्ल्स है, इसको आप अगर हिंदी में देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि शुभ चिन्ह की बात करते हैं तो नाखून जैसे घुंघराले बाल जो हैं, लंबे कान, कभी कभी जालीदार उंगलियां होती हैं भाई यहाँ पे कि उंगली में जाली सी बनी हुई है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं ना। इसके बाद सिर का उभार जो है वो ज्ञान को दर्शा रहा है, बाहों के बीच का जो गुच्छा है उसको उड़ना बोलते हैं। तो ऐसे करके ये लंबे कान जो है धन का त्याग हमें बताता है। ये क्या बताता है, कौन सी चीज, ये इसी तरीके से, है ना। इसके अलावा बाल जो होते हैं वो कसे हुए घोंगे के आकार के होते हैं। आप देखिए ऐसा नहीं लगता कि वो जो घोंगा होता है ना, घोंगा देखा होगा ना आपने, बारिश में निकलते हैं वो स्नेल होते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है ना। तो वो उसी के आकार के आपको ये दिख रहे हैं। कान देखो कितने लंबे लंबे हैं, ये बता रहे हैं कि धन का त्याग कर दो। ऐसे करके आप उसको समझना है। बस मेन तो ये है कि अभय मुद्रा में है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो ये इसके अंदर मैंने वही आपको बताया, रीजनल टच आपको देखने को मिलता है, क्योंकि देसी है भाई मेरे, तो देसी टच आपको देखने को मिलेगा। और ये वही यहाँ पे दर्शाया गया है, आप देख लो। चाहे यहाँ पे मथुरा आर्ट जो है वो रेड सैंडस्टोन की होती है, लाल पत्थरों की होती है, लाल बलुआ पत्थरों की होती है, हैवी बॉडी उसमें देखने को मिलती है, स्ट्रिंग लाइक फोल्ड देखने को मिलते हैं, है ना। तो लाल पत्थरों की होती है वो। इसके अलावा सारनाथ वाली जो है वो वेट ड्रेपरी स्टाइल होती है, थोड़ा ऐसा लगता है कि गीले गीले टाइप की है, गीले कपड़े से ऐसे लगता है देख के। ट्रांसपेरेंट होगी, क्रीज लेस रोब्स होंगी, कोई भी क्रीज नहीं होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है क्रीजलेस, है ना, स्टार मार्क कर लो, ये आएगा। इसके अलावा क्रीजलेस रोप्स होंगी, और वो जो है बॉडी से नीचे गिर रही है ना, जैसे कपड़े यूं नीचे गिर रहे हैं बॉडी से, ऐसे आप समझेंगे। बाकियों में कहीं पे भी कपड़े गिरते हुए नहीं दिखाते हैं, जबकि आपको मैंने पीछे जो दिखाया, आप देखिए ये कपड़े गिरते हुए नीचे दिखा रहे हैं, ये देखिए कपड़े गिरते हुए दिखा रहे हैं, मैं यही आपको समझा रहा हूं। फिर आप देखिए कि बिहार में एक मोन्यूमेंट ब्रॉन्ज का जो हमें मिलता है, सुल्तान
गंज बुद्धा। ये सुल्तानगंज बुद्धा के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्टार मार्क कर लो, ये सारनाथ आर्ट को डिपिक्ट करता है सुल्तानगंज बुद्धा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में टपकेगा, बार बार बता रहा हूं। इसके अलावा गुप्ता इंडिया के काल में आपको वेब्ड फिंगर, वही कि जालीदार जो है हाथ कई बार बुद्धा के देखने को मिलते हैं। ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी देखने को मिलती है ना, कि उसके आर पार से सब दिखाई दे रहा है, ट्रांसपेरेंट का लगभग ये मतलब हो जाएगा। फिर सुखोथाई जो है वो थाईलैंड का कल्चर देखने को मिलता है। सुखोथाई में आपको जो वॉकिंग बुद्धा देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक हील जैसे लिफ्ट कर रखी होती है बुद्धा ने, यूं करके एक पैर यूं लिफ्ट कर रहा होता है, ऐसे आप समझ लीजिए। फिर गंधारा आर्ट जो होती है, मैंने पहले भी बताया था, वो अफगानिस्तान पाकिस्तान की आर्ट है। वो उसमें हेलेनिस्टिक कल्चर हमें देखने को मिलता है ना। वेवी हेयर मिलते हैं, मूछ देखने को मिलती है, टोगा लाइक रोब्स देखने को मिलती हैं, और वो जो है थोड़ा विदेशी कल्चर है। ये सिर्फ यहाँ पे अगर विदेशी देखा जाएगा तो एक तो ये सबसे बड़ा विदेशी है, ठीक है। ये सबसे बड़ा विदेशी तो गंधारा है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं कि यहाँ पे हमें वेब्ड फिंगर, डेलिकेट लोटस पेडस्टल, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे इस तरीके के बुद्धा की मूर्तियां देखने को मिलती है। ये कुछ भी नहीं है, ये मूर्तियों के स्टाइल की बात हो रही है, और कुछ भी नहीं हो रही कि बुद्ध की मूर्तियां धीरे धीरे कैसी बनी थी और कैसी बनती 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 आज की डेट में कैसी हो गई, ये बताया जा रहा है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मथुरा में कैसी, सारनाथ में कैसी, बिहार में कैसी, गुप्त काल में क्या हुआ है ना, गंधार कैसा है, सुखोथाई कैसा है, ये बस वही बताया है, उसमें और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा आया है। अभय मुद्रा जेस्चर इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ विच कैटेगरी ऑफ बुद्धा इमेजेस ड्यूरिंग द गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड इन नॉर्थ इंडिया। तो ये किस टाइप का है भाई मेरे, ये हमसे पूछ रहे हैं। अब देखो, अभी मैंने पूरा आपको बताया, अगर वो पता है तो आप बता सकते हैं। ये है स्टैंडिंग बुद्धा इमेजेस फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार। आप मेरे को बताइए कहाँ मैंने बताया था, मैं आपको वापस से दिखाता हूं। ये रहा स्टैंडिंग बुद्धा इमेजेस, ये रहा। कैसा है ये स्टैंडिंग बुद्धा इमेजेस, पर्टिकुलरली कहां पे, उत्तर प्रदेश और बिहार में हमें देखने को मिलता है। ये रहा मुद्रा कैसी है, ये लिखी मैंने अभय मुद्रा। तो ये देखो, इतनी ही लाइन इंपॉर्टेंट है जो अभी पेपर में पूछी गई, लेकिन अभी मैंने क्या बताया आपको कि आने को कुछ भी आ सकता है, इसलिए मैंने ये सारा ही टॉपिक बता दिया है। स्पेशली ये चीज जरूर पढ़ के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। चलिए, तो इसका उत्तर जो है आपका, कहां गया वे, इसका उत्तर यही सी हो जाएगा, ये रहा, ठीक है। ये कौशंबी, सारनाथ, सारनाथ रामगढ़, मथुरा कौशंबी, सब गलत है, ये वाला सही है एकदम से, ठीक है। कुछ लोग जो है ये समझ के लगा सकते हैं कि भाई सारनाथ वाली आर्ट तो नहीं है कहीं, इसलिए सारनाथ को लगा दिया, तो वो गलत हो जाएगा। मैं अभी आपको लगे हाथ ही बता दूंगा। और ऊपर से ये बोल रहा है बुद्धा बैठे हुए हैं, जहां जहां बुद्ध बैठ रखा है वो तो वैसे ही गलत है। स्टैंडिंग हो सकता था, यही दो हो सकते थे, आप हेड शॉट भी लगा सकते थे अगर इतना कॉमन सेंस थी, और वहां से कॉमन सेंस ये लगाते कि भाई उत्तर प्रदेश बिहार में ज्यादा मिलता है, तो वो मार्क कर सकते थे। आगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ स्टैंडिंग बुद्धा, यानी जहां पे बुद्ध खड़े हुए हैं in North India during the Gupta and post-Gupta period, particularly in उत्तर प्रदेश and बिहार, was the depiction of which मुद्रा। आप प्लीज ध्यान दीजिए, जो ये सवाल है, जो यहां पे आप समझिए कि क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन अब ऑप्शन में आ गया, और ऑप्शन क्वेश्चन में आ गया है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो अब हमसे मुद्रा पूछ लिया भाई मेरे, तो ये अभय मुद्रा है। इतना ही आपको पता होना चाहिए था दोस्त। तो आपने देखा कि जितनी भी एक्सट्रीम चीजें पूछ रहा है एग्जामिनर, जो भी रिसर्च का काम है, वो सारा मैंने यहां पे प्रेजेंट किया है, और यही इस रामबाण 4.0 बैच की खासियत है। अगर मैं बोलता हूं इसके अंदर कि ये सारा का सारा वेल रिसर्च्ड कंटेंट है, वेल रिसर्च्ड कंटेंट है, तो वो है। ये सिर्फ बोलने मात्र की बात नहीं है, हमने और हमारी टीम ने मिलकर बहुत मेहनत की है। ये जो नई चीजें आप देख रहे हैं, नए प्रश्न आप सोल्व कर पा रहे हैं, ये इसीलिए सोल्व कर पा रहे हैं क्योंकि हमने वो रिसर्च करके कंटेंट जो काम का है, ये कंटेंट बहुत बड़ा बड़ा कंटेंट है। अगर आप कहीं भी किसी सोर्स को फॉलो करोगे, वहां से हमने, आप समझो कि आधा आधा पेज छांट लिया बस काम का, वो आधा आधा पेज छांट के हम यहाँ पे ले आए। अपने काम की बात को हमने आधे पेज में संकुचित कर दिया कि भाई आधे पेज में इसको कैसे बताना है इस बात को, और वो काम की चीज यहां पे लाके आपको बता दी। अब देखना आपकी, जब आप नेक्स्ट टाइम एग्जाम देने जाएंगे, जो भी बच्चे जो 4.0 बैच को फॉलो कर रहे हैं, आप देखेंगे इस बात को, खुद गवाह बनेंगे इस चीज का कि आप मैक्सिमम सवाल पेपर में सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि वो सारी चीजें हम पहले से ही कवर करके रखेंगे। और ये तो सिर्फ मैंने इसमें कराया है ना। अभी आप देखिए कि मैंने जैसे बोला, हिस्ट्री सबसे ज्यादा पूछी जा रही है, तो मुझे पता है कि कौन से पोर्शन की वेटेज कितनी है। ये वेटेज ज्यादा थी तो मैंने उस हिसाब से इसमें ज्यादा समय लगाया। अब कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर चोला वगैरह संगा मैच करवाओगे कि नहीं करवाओगे, तो मैं आपको वही समझा रहा हूं, एट द एंड वापस से बता रहा हूं। ये जो चोला, चेरा, पांड्या वगैरह संगा मैच की बात आप कर रहे हैं, ये आखिरी का टॉपिक एक बचता है। उस टॉपिक की जो ऑलरेडी मैंने पहले से ही पिछले साल पढ़ा रखी थी जो कंटेंट, मैं उसी को वापस डाल रहा हूं, क्योंकि उस टॉपिक से केवल 1 से 2 ही प्रश्न आए हैं। अब वो 1 से 2 प्रश्न के लिए हम इतना सारा समय खराब करें और उससे वेटेज भी कुछ नहीं है उसकी, तो कोई मतलब नहीं बैठता। पहले चोला की वेटेज बहुत हुआ करती थी, 10-12 प्रश्न चोला से आया करते थे साल भर में। अब
साल भर में कितने प्रश्न आ रहे हैं, 1 से 2। तो मैं क्यों उस टॉपिक पे इतना समय खराब करूं? उतना ही समय मैं किसी ऐसे टॉपिक पे खराब नहीं करूंगा, यूटिलाइज करूंगा जिससे प्रश्न ज्यादा आने हैं। जैसे आप देखिए गुप्ता से ज्यादा आए, तो अब मैंने गुप्ता को धड़ल्ले से अच्छे से पढ़ाया है ना, इंडस को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया, वैदिक को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सा टॉपिक की वेटेज कितनी है। मौर्यों को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है ना, तो इस वजह से ये जो है ये डिटेलिंग की काम मेरे पे छोड़ दीजिए। इसीलिए अब बोल रहा हूं कि ये जो चोला चेहरा यानी कि चोला चेहरा वगैरह या संगम एज वाला जो है, ये सारा मैं रिकॉर्डेड डालूंगा, जिसको आपको देखना है, छोड़ना नहीं है। तो आज जो ये क्लास हुई है, यहां पे ये सेशन समाप्त होता है।